एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स HSSC CET ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज में आज हम करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 8। 7 हमारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं हरियाणा ग्रुप डी के लिए और अब हम करेंगे 8वां प्रैक्टिस सेट। ये जो प्रैक्टिस सेट हम करेंगे इसमें 100% दिए गए हैं और सारा का सारा जो पेपर होगा वो HSSC के पैटर्न पर होगा, यानी कि इसके अंदर जीके है, हरियाणा जीके हैं और जनरल साइंस भी है, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर 15% जनरल साइंस के आएंगे, ये क्लियरली मेंशन किया गया है। इसके अलावा रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। सेम पेपर दिया गया है जो आपका HSSC आपका लेगी ग्रुप डी के लिए। ये जो टेस्ट सीरीज है जो हम करने लग रहे हैं ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा तैयार की गई है और ये हेल्पलाइन नंबर है आर्यभट्ट एकेडमी के। कोर्सेज वगैरह की जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरियाणा CET ग्रुप डी ये प्रैक्टिस सेट हम करने लग रहे हैं 8वां नंबर का। क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ठीक है। और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, काफ़ी सारी PDF आपको मिलेगी। चैनल का नाम जो है वो है नॉलेज हब, ठीक है। और लिंक मिलेगा नीचे नॉलेज हब 7900 करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉलेज हब 7900 टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल PDF की फॉर्म में आपको मिलेगा। हरियाणा जीके भी मिलेगी, PYQ भी मिलेंगे, बहुत सारे स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हर सब्जेक्ट की बहुत सारी PDF वहाँ पर डाल रखी है। और अब हम जनरल साइंस की PDF भी डेली डालने लगेंगे वहाँ पर। जनरल साइंस के डेली 20-25 क्वेश्चन, ताकि आपका रिवीजन साथ के साथ होता रहे। तो चलिए नॉलेज हब सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पर अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं। और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 शुरू करने वाले हैं। हरियाणा CET ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम करने लग रहे हैं आज की क्लास में। पहला पर्सन है, ये रीजनिंग के पर्सन है। शुरू में 10% रीजनिंग के आएंगे, फिर 15% गणित के आएंगे। तो पहला पर्सन है, मोहन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? देखो, दिशा का जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको ऐसी डायरेक्शन बना लेनी है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये 4 दिशाओं का ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कोई बोले वैसे हमें घूमना है। जैसे शुरू में इसने कहा कि भाई 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला, तो यहाँ से चल दिया, 3 किलोमीटर आ गया। भाई ये बिंदु है तो पूर्व की तरफ इस साइड में तो जाएगा, तो ये इस साइड में चल दिया। A से लेकर B पर आ गया, कितना चला? 3 किलोमीटर। इसके बाद कहा कि दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चला। दक्षिण किधर है? नीचे की साइड, यानी कि यहाँ से नीचे मुड़ के 4 किलोमीटर चल दिया। ये बिंदु C पर आ गया। इसके बाद बोला कि पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर। अब पश्चिम किधर है? इस साइड है ना, ये पश्चिम, यानी कि इस साइड जाएगा 6 किलोमीटर बिंदु D पर। अब 6 किलोमीटर, देखो 3 किलोमीटर इधर गया था तो इसके सिधाई में बिल्कुल 3 किलोमीटर तो ये हो जाएगा और आगे का 3 किलोमीटर ये बच जाएगा। समझ गए? यानी कि ये बिंदु O मान लो यहाँ पे, क्योंकि A से B तक 3 गया था, अब ये इधर 6 जाएगा तो मतलब 3 तो यहाँ से यहाँ तक कर लेगा, 3 ये बचेगा, बच गया। अब इसने कहा कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। प्रारंभिक बिंदु A था और अब आ गए पॉइंट D पर, यहाँ से इसकी दूरी बतानी है, यानी कि A और D की लेंथ बतानी है। AD की लेंथ बतानी है। अब ध्यान से देखो, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ऐसे, ये D पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये बीच का हमने O मानना था ये, ठीक है। अब ये देखो, ऊपर से नीचे जो आया था ना B से C, कितना आया था? ये 4 किलोमीटर आया था ना, ये ऊपर से नीचे ये चला दक्षिण में 4, तो ये जो दूरी है ये भी 4 रहेगी दोनों के बीच में, यानी कि ये दूरी 4 है और ये 3 बच गई। तो ये हमें निकालना है। कारण क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 जमा 4 का स्क्वायर 16, इसका रूट करेंगे 16 और 9 25, 25 का रूट करेंगे कितना आएगा? 5 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर है? 5 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना, आपको सारा का सारा सवाल ऐसे करना है। ये ऐसे दे रखा है, पहले इस साइड गया, फिर नीचे की आया, फिर इस साइड आया। ये 3 है तो ये 4 है, भाई 3 दे रखी है, 4 दे रखी है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 बनेगी, ये 3 है तो ये भी 3, टोटल 6 थी तो ये भी 3 बचेगी। ये दूरी निकालनी है, ये कर्ण निकालना है, 4 जमा 3 का स्क्वायर, ये निकल जाएगा। समझ गए? 5 किलोमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न दिया है, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या आएगा?
ये दोनों पैटर्न आपको फॉलो करने हैं। क्या इनमें पैटर्न दिया है, उसी के आधार पर आपको इसका उत्तर बताना है। अब देखो 3 और 2 का हम क्या करें कि 13 बन जाए, 9 और 1 का हम क्या करें कि 82 बन जाए। देखो 3 और 2 का एकदम से ध्यान ना भी आए तो 9 का देखो, 9 और 82 का क्या संबंध है भाई, 81 जमा 1 82 होता है ना, मतलब 9 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर 82 हो गया। ये देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों का स्क्वायर जोड़ें क्या आएगा 13। कहने का मतलब है कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का स्क्वायर ऐड कर दो। इसका स्क्वायर 6 6 36 और 3 3 9, 36 और 9 45, तो इसका आंसर क्या आएगा 45। अब ऑप्शन में देखो 45 है या नहीं, 45 ये दे रखा ऑप्शन सी के अंदर। समझ गए, ऊपर वाले का प्लस नीचे वाले का स्क्वायर, बीच वाली संख्या आएगी। 3 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर बराबर 13, यानी कि 9 जमा 4 36 जमा 9 45। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। तीसरा सवाल दिया है, ये एक क्यूब का दिया है। क्यूब के ऊपर नंबर है 3 4 5 6 7 8, अलग अलग नंबर लिखे गए हैं। टू पोजिशन ऑफ दिस डाइस आर शोन इन द फिगर, फाइंड द सम ऑफ द नंबर 6 एंड द नंबर अपोजिट टू 6। देखो इसमें 6 का सम और इसके अपोजिट जो संख्या उसका सम बताना। देखो एक तो संख्या 6 हो गई खुद ही, अब इसने कहा कि 6 के जो उल्टी साइड जो नंबर है ना वो हमें बताओ और वो इसके अंदर जोड़ो। 6 के उल्टी साइड जो नंबर है वो बताओ और वो जोड़ो। दो पोजीशन दे रखी है, एक बार तो डाइस फेंकेंगे तो ऐसे 3 नंबर दिखेंगे, दूसरी बार ऐसे 3 नंबर दिखेंगे हमें। अब देखो 5 इधर है तो 5 इधर भी है। अब 6 के सामने 8 तो होगा नहीं क्योंकि इसके साइड में है 2। समझ गए, 6 के सामने क्या क्या हो सकता है, या तो 7 होगा या फिर 3 होगा। क्यों होगा, देखो 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 5 के दोनों साइड 3 और 7 और 5 के दोनों साइड 5 और 8 है ना, सॉरी 6 और 8 है। तो इसका मतलब है कि 5 के जो दूसरी साइड कौन सा नंबर है वो 4 है। अगर ये पूछता है कि 5 के दूसरी साइड कौन सा नंबर है, तो 5 के दूसरी साइड कौन सा नंबर है, 4 नंबर है। क्योंकि हमें डाइस फेंका तो दोनों बार देखो 3 नंबर इसमें दिखे और 2 नंबर इसमें दिखे, 5 नंबर तो हमें दिख गए। एक 5 के अपोजिट का है तो नंबर नहीं दिख रहा क्योंकि 5 2 बार कॉमन है, बाकी अलग अलग आ रही है पोजीशन, तो इसका मतलब 5 के दूसरी साइड कौन सा नंबर है, 4 नंबर है। देखो डाइस में अगर 3 नंबर दिख रहे हैं तो कभी एक दूसरे के उल्टे नहीं होंगे भाई। 6 के उल्टे में 8 नहीं आएगा, 6 के उल्टे में 5 नहीं आएगा, 5 के उल्टे में 8 नहीं आएगा। ऐसे ही 7 के वापिस में 5 नहीं पाएगा, 5 के अपोजिट में 3 भी नहीं आएगा, 3 के अपोजिट में 7 भी नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है। अगर ये पूछता कि 5 के अपोजिट में क्या है, तो 5 के अपोजिट में क्या आता, 4 आता। वो तो बात हो गई सीधी सी। समझ गए, यानी कि 6 के अपोजिट में क्या बच गया, या तो 3 आएगा या 7, दोनों में से एक नंबर आएगा। अब कैसे पता करना, देखो 5 है, 5 से जैसे ही हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सा नंबर आ गया, 3 आ गया। इधर भी 5 है, 5 से जैसे ही हम क्लॉकवाइज करेंगे कौन सा आ गया, 8। तो यानी कि 3 के अपोजिट में क्या है, 8 है। अब 5 से जैसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्या है, 7। 5 से जैसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्या है, 6। यानी कि 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर है, 7, और 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर था, 4। इसने पूछा है कि नंबर 6 का और इसके अपोजिट का सम बताओ। 6 का अपोजिट में कौन सा है, 7। 6 और 7 दोनों का जोड़ करें कितना आएगा, 13। इसके अपोजिट का नंबर सम पूछा है ना, 6 और 7 13, 6 और 7 13, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगर नहीं भी आता तो इसके ऑप्शन दो, इसे आसान देखो, तो 6 के सामने तो 7 पाएगा या 3 पाएगा। 6 और 3 9 हो गए, 9 ऑप्शन में भी नहीं, तो इसका मतलब 3 इसके ऑप्शन में नहीं है, तो 6 और 7 13 बचेगा। अगर ऑप्शन में 9 नहीं दे रखा, अगर 9 दे रखा होता तो हमें ये सोल्व करना पड़ता। इसके ऑप्शन में 9 दे ही नहीं रखा, 6 और 3 9 बनेंगे, ऑप्शन में 9 नहीं दे रखा, इसका मतलब 3 तो इसके अपोजिट में है ही नहीं। इसलिए कई बार सवाल करने से पहले उसके ऑप्शन जरूर चेक कर लेने चाहिए। ठीक है, देखो इस डाइस वाले में हमने ऐसे देखना है, 5 को क्लॉकवाइज करेंगे तो 3 आएगा, 5 को क्लॉकवाइज करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, 3 के 8 और 7 का 6, ऐसे ध्यान से करना है। या तो पूरा क्लॉकवाइज घुमा दो या सारा एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, एक ही दिशा में दोनों घुमाने हैं। ये सारा क्लॉकवाइज चला, 5 से 3 आया, 3 से 7, तो 5 से 8 आया और 8 से 6 आया। 5 से पहले कौन सी संख्या आई, 3, तो इधर से 5 से पहली संख्या कौन आई थी, 8, तो 3 और 8 आमने सामने, 7 और 6 आमने सामने है, तो 6 के उल्टा कौन सा हो गया, 7 हो गया। और इन दोनों का जोड़ पूछा, 6 और 7 13, उत्तर आपका हो जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हो आसानी से। इसके बाद आगे है सवाल नंबर 4। चौथा सवाल है, इसमें दिया है कि 6 लड़के हैं, मुकुल, राजन, जयंत, सुरेश, प्रकाश और करण, सभी की अलग अलग लंबाई है। मुकुल सबसे लंबा नहीं है, मुकुल सबसे लंबा नहीं है, ये पहले इन्होंने मना कर दिया है।
केवल 3 लड़के कर्ण से लंबे हैं। अब ये देखो 6 लड़के हैं, कर्ण यहाँ है, कर्ण से आगे 3 बंदे आएंगे, 1 2 3, क्योंकि 3 लड़के कर्ण से बड़े हैं। 3 चौथा कर्ण हो गया, एक 5 और एक 6, 6 बंदों की लाइन में कर्ण आएगा आगे से चौथे नंबर पर, क्योंकि इसने कहा कि कर्ण से लंबे केवल 3 लड़के हैं। और केवल 3 लड़के प्रकाश से छोटे हैं। प्रकाश से छोटे 3 लड़के हैं, तो प्रकाश से छोटे 3 यानी कि प्रकाश से पीछे 3 जगह बचनी चाहिए। एक तो कर्ण हो गया, 2 और हो गए, तो मतलब प्रकाश कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा प्रकाश, क्योंकि प्रकाश से छोटे 3 है तो प्रकाश के पीछे 3 लड़के आने चाहिए। कर्ण से बड़े 3 है तो कर्ण से आगे 3 लड़के आने चाहिए। हमने खड़ा कर दिया, पी और के एक साथ आएंगे तीसरे और चौथे नंबर पर। अब इसने एक बात और बोली है, सुरेश राजन से लंबा है लेकिन कर्ण से छोटा है। अब देखो इस लाइन का मतलब, ये सबसे बड़ी लाइन है, इसमें सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सुरेश जो है वो किससे बड़ा है, राजन से बड़ा है, हो गया सुरेश राजन से बड़ा, लेकिन कर्ण से छोटा है, यानी कि कर्ण, कर्ण के बाद सुरेश, सुरेश के बाद राजन, ऐसे आएगा। कर्ण है, इसके बाद सुरेश आएगा, इसके बाद राजन आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि कर्ण से छोटे हैं दोनों, एस और आर, तो कर्ण से छोटे हैं सुरेश और राजन। पहली लाइन अब काम आएगी, मुकुल सबसे लंबा नहीं है, तो मतलब मुकुल पहले नंबर पर नहीं आएगा, मुकुल आएगा दूसरे नंबर पर। तो पहले नंबर पर कौन आएगा, जयंत। सबसे लंबा कौन है इनमें से, जयंत सबसे लंबा है, मुकुल दूसरे पर, तीसरे पर प्रकाश, चौथे पर कर्ण, पांचवें पर सुरेश और छठे पर राजन। हो गया। अब इसने पूछा कि मुकुल से कितने लड़के छोटे हैं, मुकुल है दूसरे नंबर पर, तो इससे छोटे कितने लड़के बच गए, 4। मुकुल दूसरे पर टोटल 6 थे, तो इसके पीछे कितने लड़के बच गए, 4 लड़के बच गए। तो मुकुल से छोटे 4 लड़के हैं, ऑप्शन है इसका सी, 4 लड़के। आगे है सवाल नंबर 5, और इसमें दिया है यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो इसका सॉल्यूशन करना है। यानी कि जहां जो निशान दे रखा वो बदलना है। जैसे यहाँ पर भाग का निशान दे रखा और भाग का मतलब है जोड़, तो क्या लिखा जाएगा, 34 जमा 17। ये प्लस का निशान है, प्लस का मतलब क्या है माइनस, तो 17 माइनस 18। उसके बाद एक गुणा, और गुणा का मतलब क्या है भाग, तो यानी कि 18 बटे में 3। उसके बाद है माइनस 1, माइनस का अर्थ क्या है गुणा, यानी कि गुणा में 1। तो 3 छिंग 18, 6 को 1 से गुणा करें तो 6 ही आएगा, यानी कि लास्ट की 3 संख्या कितना आ गया, 6। 34 और 17 51, 51 में से 6 गए तो कितने बच गए, 45। बोर्ड मास का फार्मूला लगेगा, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड सबसे पहले, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 5 का, 45। देखो ये आपस में भाग होंगे और इसके साथ गुणा होगी, तो ये 6 गुणा में 1 6 आएगा, ये जोड़ आ जाएगा, ये माइनस का 6। जो जो निशान दे रखे वो आपको बदलने हैं परसेंट के हिसाब से। अगला है सवाल नंबर 6। 5 मित्र है पी क्यू आर एस और टी, वो एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, आर पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। अब देखो जैसे जो दे रखा ना वैसा का वैसा हमने करना है शुरू से। अब इसमें बैठा रखे कितने, 5 बंदे, तो अब हमें 5 बंदे इसके हिसाब से ही बिठाने हैं जैसे जैसे इसने दे रखा है वो। तो जैसे 5 बंदे दिखा रखे तो 5 ऐसे लाइन लगा लो, 1 2 3 4 5। सबसे बीच में कौन बैठा है, आर, आर को सबसे बीच में बैठा दिया। अब इसने बताया कि टी जो कर्मश है एस और आर के ठीक दाएं और ठीक बाएं बैठा है। टी जो है देखो एस के तो ठीक दाएं हैं और आर के ठीक बाएं बैठा है, एस के तो ठीक दाएं और आर के ठीक बाएं, ऐसे बैठेगा भाई। एस इसका राइट हो गया ये, आर आर का लेफ्ट हो गया ये, यानी कि एस टी और आर एक साथ बैठे हैं। आर एकदम बीच में है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, टी, और यहाँ पे कौन आएगा, एस। समझ गए, एस टी आर एक साथ ऐसे बैठे हैं और आर हमें पता है एकदम बीच में बैठा है, इससे लेफ्ट में टी है और उससे पहले एस है, ऐसे बैठ गए थे। क्यू अंतिम छोर पर नहीं बैठा, तो इसका मतलब क्यू कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, लास्ट में कौन बैठेगा, पी बैठेगा। अब इसने क्या पूछा वो बताओ, पी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, पी इसके लेफ्ट में दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर तो क्यू है, दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, आर बैठा है। तो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आर बैठा है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट क्या बनेगी, एस टी आर क्यू पी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7, और ये है कथन और निष्कर्ष का। ये 3 कथन दे रखे हैं और 2 निष्कर्ष, आपको बताने हैं कथन निष्कर्ष में क्या सही निष्कर्ष निकलता है। पहला है कि कुछ नीले जो कुछ लाल जो है वो नीले हैं,
कुछ लाल जो हैं ये नीले हैं, सभी नीले हरे हैं, सभी नीले जो हैं वो हरे हो गए। देखो ये तो क्या हो गया लाल, ये क्या हो गया नीले ब्लू, और ये क्या हो गया ग्रीन यानी कि हरे हैं। कोई हरा गुलाबी नहीं है, यानी कि बाहर क्या है गुलाबी, ये क्या है पिंक, और हरे का और पिंक का क्या दे रखा है नेगेटिव संबंध दे रखा है, कोई इनका आपस में मतलब नहीं है। अब पहला निष्कर्ष देखो क्या है, कुछ लाल गुलाबी हैं। देखो कुछ लाल गुलाबी हैं, लाल का और गुलाबी का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दे रखा, रेड का और पिंक का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दे रखा। हाँ अगर ये कहता ना पॉसिबिलिटी है तब ठीक होता, लेकिन इसने डायरेक्ट कोई संबंध नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या है ये गलत है। कोई लाल गुलाबी नहीं है, कोई देखो लाल और गुलाबी के बारे में ना तो कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखी ना नेगेटिव। हाँ कुछ लाल गुलाबी नहीं है, जो लाल का हिस्सा यहाँ पर है ना ग्रीन के अंदर है, ये गुलाबी नहीं हो सकता, क्योंकि गुलाबी का और लाल का गुलाबी और हरे का नेगेटिव दे रखा है। तो कोई लाल गुलाबी नहीं है, इसका कुछ होता तो ठीक होता, कोई लाल गुलाबी नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये हिस्सा गुलाबी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष आपका सही है ये आपको बताना है। दूसरा नहीं, पहला नहीं। अब इसमें अनुसरण क्या करेगा ये बताओ आप। तो इसमें जो आएगा वो ये आएगा, या तो एक पाएगा या नहीं, दोनों, या तो एक अनुसरण करेगा या दूसरा करेगा, क्योंकि या तो कुछ लाल गुलाबी होंगे या कुछ नहीं होंगे। एक ही बात सही होगी भाई, या तो कोई जाएगा या नहीं जाएगा, दोनों में से एक ही बात सही होगी। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज। प्रश्न नंबर 8 दिया है और ये वेन डायग्राम का सवाल है। इसमें दिया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो संबंध दर्शाता है गैर संक्रामक रोग, मोतियाबिंद, मधुमेह और खसरा। पहले तो वो बतानी है जो नॉन कम्युनिकेबल, गैर संक्रामक रोग क्या होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे पर फैलते हैं, और गैर संक्रामक कौन से जो एक व्यक्ति से दूसरे पर नहीं फैलते। अब जैसे मोतियाबिंद है, आंखों का है, तो जिसके होगा उसी के रहेगा, दूसरे से कोई मतलब नहीं है उसको, चाहे उसके साथ उठा बैठो खाया पी कुछ भी करो। ऐसे ये डायबिटीज का है, डायबिटीज भी जिसके है उसी के रहेगी, दूसरे के नहीं जाएगी। लेकिन तीसरा दे रखा मिसल्स, खसरा रोग, ये जो छोटी माता जो हम बोल देते हैं कई बार, वो एक संक्रामक बीमारी है। भाई किसी एक के हो गई तो उसके छुआछूत से, उसके कपड़े पहनने से, उसके टच में आने के दूसरे के हो जाती है। तो देखो ये जो ऑप्शन बी देखो, ये जो सबसे बाहर है ये तो है गैर संक्रामक रोग, और इसके अंदर कौन से हैं दो गैर संक्रामक, मोतियाबिंद और मधुमेह। और ये एक अलग एक्स्ट्रा है, ये क्या है संक्रामक रोग है, कौन सा है ये खसरा का, मैसल्स का। तो ऑप्शन बी जो दे रखा है वो वाला वेन डायग्राम इसमें बनेगा सवाल नंबर 8 के अंदर, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 दे रखा कथन और निष्कर्ष का। कथन है कि कोई भी रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ खराब कैलोरी से मुक्त नहीं होता है। अब इसमें लिखा है, ये कथन स्टेटमेंट हमें दे दी कि कोई भी जिसके ऊपर लिखा गया रेडी टू ईट, ये जो खाद्य पदार्थ है इसमें खराब कैलोरी होती है, यानी कि खराब कैलोरी से मुक्त नहीं होता, तो मतलब है कि इसके अंदर खराब कैलोरी होती है। सही बात है ये सही मान के चलना, हमने जो कथन दे दिया ये बात सही है, चाहे इसमें कुछ भी लिख रखा हो। अब इसका निष्कर्ष बताओ, क्या निष्कर्ष निकल सकता है। जो भी उत्पाद रेडी टू ईट होते हैं उनमें खराब कैलोरी होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि खराब कैलोरी से मुक्त नहीं होता मतलब उसके अंदर खराब कैलोरी है, जायज बात है। खराब कैलोरी से मुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब ये बताओ इस पे हम करें या नहीं करें, इसमें सिर्फ नहीं लिख रखा, जिस पर भी लिख रखा है रेडी टू ईट आप उसको खा सकते हो, जो खाने योग्य है वो भी खराब कैलोरी से मुक्त नहीं होता। तो इसमें क्लियरली ऐसा मेंशन नहीं किया कि उसका सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन निष्कर्ष एक तो क्लियरली लिख रखा है कि उसमें खराब कैलोरी होती है, यानी कि केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करेगा। प्रश्न नंबर 9 के अंदर प्रश्न नंबर 10 दिया है, यदि सेकंड को मिनट कहा जाए, मिनट को घंटा, घंटे को दिन, दिन को सप्ताह, सप्ताह को महीना और महीना को साल कहा जाए तो हम घंटे को क्या कहते हैं। तो घंटे को क्या कहा जाएगा फिर, दिन, घंटे को क्या कहा जाएगा, दिन कहा जाएगा, ये इसके अंदर पूछा है पहले ही। तो घंटे को क्या कहा जाएगा, दिन कहा जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 11। देखो 10% हमारे हो गए रीजनिंग के। प्रश्न नंबर 11, सवाल नंबर 11, यहां से अब हमारा शुरू होता है मैथ। अब 15 सवाल करेंगे हम गणित के। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके, आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिलेगा।
पहली बार क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब पर भी नॉलेज सबको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सवाल नंबर 11 जो गणित का पहला सवाल है और इसमें लिखा है कि x ओवर के एक मैच को जीतने के लिए आवश्यक रन रेट है 8.5। भाई क्रिकेट में होती है ना 8.5 ओवर जो रन रेट है उसके हिसाब से रन बनाने हैं। छठे ओवर की समाप्ति पर रन रेट 5 है और यदि छठे ओवर के बाद मैच को जीतने के लिए आवश्यक रन रेट 12 है तो ये बताइए कि कितने ओवर का मैच था। ये कितना जबरदस्त है भाई। मान के चलो 10 ओवर का मैच था, वो 8.5 की औसत से कितने रन बनाएंगे, फिर टोटल 85 रन चाहिए भाई। जितने की औसत है उसको ओवर से गुणा कर दो तो 85 रन हमें बनाने हैं। ये मान के चला हमने। इसने कहा कि 6 ओवर की समाप्ति पर रन रेट 5 है। 5 की रन रेट है 6 ओवर के बाद, यानी कि 6 ओवर में कितने रन बने, 6 गुणा 5 करने में कितने रन बन गए, 30 ही तो रन बने हैं, 6 5 30। अब रन बनाने कितने थे हमें 85, बने कितने हैं 30, चाहिए कितने 55, ओवर कितने बच गए हमारे 4। ठीक है, इसके हिसाब से एवरेज निकलेगी। लेकिन अब इसने क्या कहा, हमने 10 मानना था, सिर्फ 10 वो नहीं था, वो समझाने के लिए था। अब देखो इसने कहा कि 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन रेट है 5 की, तो 6 5 30, 30 रन 6 ओवरों में बन चुके हैं, समझ गए। प्लस अब 12 की औसत से चाहिए रन कितने ओवरों में, x माइनस 6 ओवरों में, क्योंकि टोटल ओवर थे x। 6 ओवर का मैच हो चुका है तो कितने ओवर बच गए, x माइनस 6 ओवर। टोटल रन कितने बनाने हैं, 8.5 की औसत से x ओवर में, यानी कि 8.5 x हमें रन बनाने हैं। रन रेट को ओवर से गुणा करेंगे तो वही तो टोटल स्कोर आएगा भाई। 6 की औसत से अगर 50 ओवरों में रन बनाए इंडिया ने तो इसका मतलब कितना है, 50 गुणा 6 300 रन बनाए हैं ऐसे। तो 8.5 की औसत से x ओवर में कितने रन बनेंगे, 8.5 गुणा में x किसके बराबर है, टोटल ओवरों का जोड़। 6 ओवरों में बनाए 5 की औसत से, तो यानी कि 30 रन, प्लस 12 की औसत से जो ओवर बच गए उसमें रन बनाने, तो ओवर कितने बच गए, टोटल x ओवर थे, 6 ओवर उन्होंने खेले, कितने बच गए, x माइनस 6। अब इसकी गुणा भाग यहाँ पे करनी है। देखो मैच जीतने के लिए रन बनाने हैं 8.5x, 6 ओवर में बने हैं 5 की औसत से कितने रन, 30 रन, तो शेष ओवर कितने बच गए, x माइनस 6, और औसत कितनी है 12 की औसत से रन बनाए तो 12 से गुणा कर दी। 8.5x ये ऐसे है, x का मतलब ये x है छोटी एबीसीडी का, ये बराबर 30 जमा x माइनस 6 गुणा में 12। जब गुणा करेंगे लास्ट में x का मान कितना आएगा 12, यानी कि 3.5x आएगा 42 के बराबर, और x आएगा 42 बटे 3.5, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो चली जाएगी, 420 बटे 35 इसलिए लिखा है यहाँ पे। 42 बटे में 3.5 या 420 बटे 35 एक ही बात है, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर जीरो भेज दिया। x का मान कितना आएगा 12, यानी कि मैच कितने ओवर का है, 12 ओवर का है, समझ गए। अगर ये पूछता कि भाई टीम ने कितने रन बनाए थे ये बताओ, तो 8.5 को हम 12 से गुणा कर देते। 12 ओवर का मैच था 8.5 को सच से, तो 12 5 60, 80 लागे 6, 12 8 96 और 6 96 और 6 102, तो यानी कि कितने रन बनाए थे उसने, 102 उस टीम ने रन बनाए थे। ठीक है, 12 इसका उत्तर हो जाएगा, 12 ओवर का मैच था। इसके बाद आगे है सवाल नंबर 12, और सवाल नंबर 12 में क्या दिया है, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन आकार बॉक्स को पिघलाया जाता है और 3 छोटे घनाकार बॉक्स में पुनः ढाल दिया जाता है। 2 छोटे घनों की भुजाओं का मान है 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो तीसरे छोटे घन की भुजा का मान क्या होगा। एक बड़ा सारा क्यूब है, ठीक है, डब्बा है, इसकी भुजा है 9 सेंटीमीटर की, इसको पिघला के 3 छोटे छोटे डब्बे बनाए जाते हैं, क्यूब बनाए जाते हैं। एक की साइड दे रखी 6 सेंटीमीटर, एक की 1 दे रखी, तीसरे की x हमने मान ली है, तो तीसरे की भुजा बतानी है, x का मान हमें बताना है। तो जब भी कोई चीज पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाए तो इनका क्या बराबर होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो बड़े वाले की है बराबर वो छोटे वालों की वॉल्यूम का जोड़ हो जाएगा। बड़े घन की वॉल्यूम यानी कि बड़े घन का आयतन बराबर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन जमा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन जमा x सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3, ए क्यूब होता है ना, भुजा की पावर 3। तो अब इसमें सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो बड़े वाले की भुजा 9 है, 9 की क्यूब बराबर 6 की क्यूब जमा 1 की क्यूब जमा x की क्यूब। 9 का क्यूब 729, 6 का 216, 1 का 1 ही रहेगा, x आ जाएगा, x की क्यूब आएगी 216 में से 729 में से 217 घटा दो, x क्यूब बराबर 512, x बराबर 8, यानी कि उस छोटे वाला जो तीसरा जो घन बच गया उसकी भुजा कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सवाल नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 सेंटीमीटर।
सवाल नंबर 13 दिया है, दो ट्रेन है ए और बी, इनकी चाल का अनुपात है 4:3। 128 मीटर लंबी ट्रेन ए एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि दोनों ट्रेनों की लंबाई का जोड़ है 268 मीटर, तो 100 मीटर लंबे एक पुल को पार करने के लिए ट्रेन बी को कितना समय लगेगा। देखो पहले तो इनकी चाल का अनुपात दे रखा 4:3, यानी कि ट्रेन ए की जो स्पीड है वो है 4x मान लो, और दूसरे की तो कितनी हो जाएगी फिर, ट्रेन बी की 3x। ट्रेन ए की लंबाई दे दी 128 मीटर और खंबे को पार करती 8 सेकंड में, तो ट्रेन की स्पीड हम यहाँ से निकाल सकते हैं। भाई स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटे में समय। दूरी दे दी 128, समय दे दिया 8 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। ट्रेन ए की स्पीड कितनी आ गई, 16 मीटर पर सेकंड, समझ गए। लेकिन ट्रेन ए की स्पीड दे कितनी रखी है 4x, 4x का मान कितना है 16, तो x का मान कितना हो जाएगा 4। ट्रेन बी की कितनी है 3x, x का मान 4 है, तो ट्रेन बी की कितनी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। डिटेल में समझाऊं मैं आपको। देखो ट्रेन ए की गति कितनी आएगी 16 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि देखो ये समय दे रखा है, ये दूरी दे रखी है, चाल निकालने का फार्मूला समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो यहाँ से ट्रेन ए की गति आ गई 16 मीटर पर सेकंड, तो ट्रेन बी की कितनी हो जाएगी 3/4 का मतलब क्या है कि 4:3 दे रखा था ए और बी की स्पीड का अनुपात। ए का था 4x, बी का था 3x, 4x का मान 16 है तो 3x का कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। ट्रेन बी की गति आ गई, ट्रेन ए और बी दोनों की लंबाई थी टोटल 268, ट्रेन ए की थी 128, तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी बचेगी 128 घटाएं तो 140 मीटर बचेगी। ट्रेन बी की लंबाई 140, पुल पार करना 100 मीटर का, ठीक है। समय निकालना, समय का फिर वही दूरी बटे में चाल, दूरी कितनी हो जाएगी 140 ट्रेन की प्लस 100 मीटर पुल की, बटे में स्पीड से भाग देते हैं, कितनी देर में पुल 100 मीटर पुल पार करेगी ट्रेन बी 12 सेकंड में, समझ गए। 12 सेकंड इसका उत्तर हो जाएगा। आप एक बार आराम से तसल्ली से इसको समझ सकते हैं। अगला है सवाल नंबर 14। इसमें दिया है कि दो श्रमिक है ए और बी, वो एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी दो जने मिलकर काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। श्रमिक ए श्रमिक बी से 2 गुना कार्य कुशल है, यानी कि ए की क्षमता है वो बी से डबल है, तो ए आधा मतलब एक काम करने में कम समय लेगा बी के कंपैरिजन में, आधा दिन लेगा वो। अकेला ए और अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो ए और बी दोनों मिलाकर काम को कितने दिन में पूरा करा इन्होंने 40 दिन में। ए की क्षमता डबल है बी वाली से, तो बी दिन ज्यादा लेगा। बी अगर 10 दिन लेगा तो ए 5 दिन लेगा, बी अगर 20 दिन लेगा तो ए 10 दिन लेगा, लेगा ना। तो सबसे पहले ऑप्शन पे आ जाओ, ऐसे ऑप्शन देखो जिसमें ए और बी आधे दे रखे हो, यानी कि अगर बी 10 दिन में काम करा तो ए 5 दिन में, बी अगर 20 दिन में काम करेगा तो ए 10 दिन में। 60 120 ये भी ऑप्शन हो सकता है, 40 80 ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकते दोनों, क्योंकि डबल क्षमता का मतलब है कि दिन भी डबल लेगा। ए की क्षमता डबल है तो मतलब बी डबल दिन लेगा ए से। ए अगर 60 दिन में काम करेगा तो बी 120 में करेगा, ए अगर 40 दिन में काम करेगा तो बी 80 में करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हट गए। अब देखो ए और बी दोनों ने मिलकर काम कितने दिन में करा है 40 दिन में पूरा करा है। ए की क्षमता कितनी है 2 है और बी की क्षमता कितनी है 1, टोटल दोनों की क्षमता कितनी हो गई 3। 40 दिन में 3 की क्षमता से इन्होंने टोटल कितना काम करा होगा 120 यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। भाई टोटल दिन में 40 दिन में काम कर दिया इन्होंने। ए की क्षमता 2 थी, बी की क्षमता 1 है, भाई क्योंकि ए की डबल है ना बी से, तो बी की हमने 1 मान ली, तो ए की क्षमता कितनी हो गई 2 हो गई। टोटल 3 की क्षमता से 40 दिन में कितना काम करा 120 यूनिट टोटल काम था। अब ए करेगा 2 की क्षमता से वापस, तो कितने दिन में करेगा 120/2 60 दिन में। बी करेगा 1 की क्षमता से 120/1 करेंगे तो 120 दिन में। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 60 और 120। कई बच्चे ये कह रहे हैं सर 1 और 2 की जगह 4 और 8 भी मानने, तो भाई ए और बी है, इन्होंने टोटल काम करा था 40 दिन में। ए की क्षमता हमने x मान ली, तो बी की क्षमता हमने x मान ली, तो ए की कितनी होगी 2x होगी कि नहीं होगी, हो गई। इन दोनों की टोटल क्षमता 40 दिन के अंदर कितना काम करेंगे, ये दोनों की टोटल क्षमता ऐड हो जाएगी तो कितनी होगी 2 और 1 3x, यानी कि 40 गुणा में 3x करेंगे तो टोटल कितना काम करा इन्होंने 120x करा है, ठीक है। हमने x इसलिए मान लिया भाई इसकी क्षमता 1 और 2 भी हो सकती है, 4 और 8 भी हो सकती है, 15 और 30 भी हो सकती है, डबल होगी ए की क्षमता बी से, ठीक है। 120x टोटल काम आ गया। अब ए अकेला कितने दिन में करेगा, क्षमता कितनी है कि 2x,
120x बटे 2x करें तो x कट जाएगा, 120 बटे 2 करें कितना आएगा 60। सेम वही है, 120x बटे में x कट जाएगा, कितना आएगा 120 दिन। ए काम करेगा 60 दिन में, बी करेगा 120 दिन में। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15, एक दुकानदार ने दो वस्तु खरीदी। पहली वस्तु 350 रुपए में खरीदी, एक वस्तु को 9% के लाभ पर और दूसरे को 23% के लाभ पर बेच दिया, तो उसको टोटल कितना लाभ हुआ। देखो दो वस्तु दोनों 350 रुपए में खरीदी प्रत्येक वस्तु, ठीक है। एक को तो 9% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 23% लाभ पर, टोटल लाभ कितना हुआ ये बताना है। टोटल लाभ हमें बताना है कितना हुआ। तो सबसे पहला तरीका क्या है भाई, 350 में एक चीज खरीदी थी, उसका 9% लाभ कितना होगा, इसका 9%, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 5 दूनी 10, 5 7 35, 9 7 63, 63 बटे 2 रुपया, 63 बटे 2 रुपया हो गया एक चीज पर लाभ। पहले वाले पे कितना लाभ हुआ, 63 बटे 2 का हो गया। दूसरे पर निकालो, 350 का 23% निकाल दो, 350 गुणा 23 बटे 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 23 को 7 से करेंगे, 7 21, 7 दूनी 14, 15 1 16, 161 बटे 2 का लाभ हो गया। पहली पर 63 बटे 2 का था, दूसरे पर कितना है 161 बटे 2 का लाभ। ये जोड़ दो, एलसीएम 2 आएगा, 63 और 161 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 2 और 2, 224, 224 बटे 2 करेंगे कितना लाभ आएगा, टोटल 112 रुपए का लाभ हुआ है। टोटल लाभ कितना हुआ उसको 112 रुपए का। लाभ गुणा में 100 बटे में क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य देखो, पहली भी चीज 350 की खरीदी थी, दूसरी भी, तो टोटल कितने पे निकलेगी 700 रुपए पर। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 6 42, तो ओवरऑल लाभ कितना होगा 16% का, ठीक है। ओवरऑल लाभ जो टोटल मिला के होगा नेट प्रॉफिट वो कितना होगा 16% का, इसको टोटल लाभ होएगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा 16%। पहले तो 350 का 9% का लाभ निकाल लो, फिर 350 का 23% लाभ निकाल लो, दोनों लाभों को जोड़ दो, लाभ गुणा में 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 700 क्यों लिया कि दोनों वस्तुओं का टोटल बताना है, तो पहली भी वस्तु 350 की थी, दूसरे भी 350, टोटल कितने रुपए हो गए 700 रुपए। टोटल लाभ बटे में 700 गुणा में 100% निकालने के लिए, तो 16% इसका उत्तर आ जाएगा सवाल नंबर 15 का, ठीक है। अगला है सवाल नंबर 16। आसना ने ज्योग्राफी में 65 अंक प्राप्त करे, जबकि हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में उसे अंक 3:4:13 में मिले। यदि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में औसत अंक 91 है, तो उसको पॉलिटी में कितने अंक मिले। देखो खाली ज्योग्राफी के नंबर दे दे, ज्योग्राफी में उसके 65 नंबर आए थे, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का अनुपात दे दिया। अब इनमें से कोई भी एक नंबर नहीं दे रखा, नहीं तो तीनों का मान निकल जाता। भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स दे दिया 3:4:13, लेकिन ये नहीं दे रखा भाई किस में क्या आए थे, अनुपात में दे दिए। और ज्योग्राफी में दे दिए 65 नंबर, लेकिन एक लाइन और लिख दी कि एवरेज स्कोर आया था उसका ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स में 91, यानी कि हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स इन तीनों को मिलाकर 91 नंबर थे। एवरेज था तो मतलब बटे में 3, यानी कि 3 से गुणा कर दो, टोटल नंबर कितना है तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर 273 नंबर आए इसके। ये एवरेज दे रखा है 91, तो एवरेज हटाएंगे तो 3 से गुणा हो जाएगी, 3 सब्जेक्ट है, तो यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स टोटल मिलाकर से कितने नंबर है तीनों सब्जेक्ट में 273 नंबर है। 273 नंबर है ना। डिटेल में सॉल्यूशन देखो एक बार इसका। पहले देखो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी में 3:4:13 था, तो हमने अनुपात हटाया, कितना मान लिया 3x, 4x और 13x, चाहे 3a 4a 13 कैसे भी मान लो। अब उसके ज्योग्राफी में नंबर आए हैं 65 और इन तीनों का एवरेज दे रखा है 91, तो इन तीनों सब्जेक्ट में कितने नंबर है 273। किस किस में, किस किस के अंदर है ये, हिस्ट्री, हिस्ट्री के अलावा किस में है, एक तो ज्योग्राफी में था और एक इकोनॉमिक्स में था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तीनों में मिलाकर इसके टोटल नंबर आए थे 273। अब हिस्ट्री का कितना है 3a प्लस इकोनॉमिक्स का कितना है 13a प्लस ज्योग्राफी में कितने हैं 65, तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा कितना 13। अब a का मान 13 आ गया, तो अगर हिस्ट्री की पूछे तो 13 गुणा 3, पॉलिटी की पूछे तो 13 गुणा 4, इकोनॉमिक्स की पूछे 13 गुणा 13। तो इसको टोटल पूछा है पॉलिटी के अंदर, तो पॉलिटी कितना था 4a, यानी कि 4 गुणा में 13, 13 चौक 52, ठीक है। पॉलिटी का था 4a, यानी कि 4 गुणा 13 कितना आएगा 52 नंबर। पॉलिटी में उसके 52 नंबर। अगर हिस्ट्री में पूछता तो 3a
यानी कि 13 गुणा 3, 13 तिया 39 उसके हिस्ट्री में नंबर थे। इकोनॉमिक्स में पूछता तो 13 गुणा 13 कितने नंबर थे इकोनॉमिक्स में, 169 नंबर थे उसके इकोनॉमिक्स में। ऐसे ही निकल जाते सारे के सारे। इसके बाद आगे दिया है सवाल नंबर 17 और ये है सिंपल इंटरेस्ट का। इसमें दिया कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 साल के लिए निवेश किया। यदि धनराशि को समान अवधि के लिए 4% उच्च दर पर निवेश करते तो 640 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो वो धनराशि बताओ। भाई मान के चलो उसके पास 100 रुपये थे, उसने 5 साल, सपोज करो उसने 10% की रेट पर दे दिए। जो ब्याज आ गया, मान लो कितना ब्याज आएगा इसका, 50 रुपये। लेकिन इसने कहा है कि वो 100 रुपये 5 साल के लिए इसने 10% ना देकर 4% अधिक, यानी कितने परसेंट पर दे दिया, 14% पर फालतू दे दिया। तो इस पर भी इतना ब्याज कितना आएगा, 14 5 70 रुपये। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 20 रुपये। लेकिन इसने दे कितना रखा है, कितना अधिक मिला है, 640 रुपये। यानी कि 20 की वैल्यू कितनी दे दी, 640। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बटे में 20 करेंगे कितना आएगा, 32 रुपये। हमने मूलधन माना था 100 रुपये, तो 32 को 100 से गुणा करेंगे कितना मूलधन आ जाएगा, 3200 रुपये। ऐसे है सीधा सा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। मूलधन 100 रुपये मान लो, दर पहले कितनी भी मान लो, दूसरी में 4% जोड़ेंगे तो उससे निकल जाएगा। अब इसका डायरेक्ट तरीका देखो, वो तो था जो 7वीं 8वीं क्लास में हम करते हैं, 100 रुपये मानकर 5 साल के लिए 4% अधिक ब्याज दिया है, कि कितना हो गया, 20% का फर्क पड़ता। भाई 20% फालतू ही तो मिलेगा ब्याज, 4% की दर से 5 साल का, 5 चौक 20%, कितना अधिक हो गया, 640। अब दर का उस समय का अगर 20%, अगर इसका हम 100% कर देंगे वही तो मूलधन होएगा। दर गुणा समय का, तो 20 5 100, इसका 5 गुणा 100% होएगा ना, तो इसका भी 5 गुणा कर दो, 640 गुणा 5 3200 रुपये। भाई 100% ही तो होता है मूलधन, जो हमारे जो समय गुणा दर है इसका 100% मूलधन होता है। मूलधन हमेशा 100% है, मूलधन का दर और समय से गुणा करके उसका कुछ हिस्सा निकालते, वहीं ब्याज मिलता है ना हमें। तो ये ऐसे भी कर लो, 5 चौक 20% की वैल्यू दे दी 640, ठीक है, 1% की हो जाएगी 640 बटे 20। हमने निकाल दी है टोटल 100 की, 640 बटे 20 गुणा में 100, 20 5 100, 640 गुणा में 5 3200 रुपये। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर लेना। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा सवाल नंबर 32 का, सॉरी सवाल नंबर 17 का, 3200। सवाल नंबर 18 दिया है, पाइप ए और बी एक टैंक को 30 घंटे में भरते हैं, बी और सी 20 घंटे में, ए और सी 40 घंटे में, तो ए अकेला कितने में भरेगा। ए जमा बी बराबर 30, बी जमा सी बराबर 20, ए जमा सी बराबर 40, तो ए अकेला कितने में करेगा। ए जमा बी जमा सी और सी जमा ए, ये 30 में, ये 20 में और ये 40 में, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 20 और 40 का 120, ठीक है। ए प्लस बी 30 दिन में 120 काम टोटल कितना करेंगे, 3 चौक 12, 20 6 120, 4 तिया 12, यानी कि क्षमता आ गई। ए जमा बी की 4, बी जमा सी की 6, सी जमा ए की 3। अगर इनको जोड़ेंगे टोटल क्षमता को, तो ये ए जमा बी जमा सी जोड़ेंगे तो 2 बार आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। टोटल क्षमता कितनी होगी इसकी, 6 4 10 और 3 13, ठीक है, 120 बटे में 13। डबल क्षमता से करेंगे, आधी क्षमता हो जाएगी तो टाइम कितना लगेगा, डबल लगेगा टाइम, इधर 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है, 6 क्षमता दे रखी है बी प्लस सी की, बी प्लस सी की क्षमता 6 दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी की 13 क्षमता है, तो ए की क्षमता निकल आएगी, उसको 120 से भाग देना है, सीधा 240 उत्तर आ जाएगा आपका। जो भी आएगा आप काट के देख लेना एक बार। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा 240 इसका। सवाल नंबर 19 दिया है, ए और बी अकेले किसी काम को 40 और 60 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए करेगा 40 दिन में, बी करेगा 60 दिन में। इन्होंने एक साथ काम शुरू करा, बी ने काम शुरू होने के 10 दिन, काम पूरा होने के 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बी ने कितने दिन काम करा ये हमें बताना है। यानी कि बी ने कितने दिन काम करा, क्योंकि काम खत्म होने के 10 दिन पहले बी ने छोड़ दिया था। देखो ए करता 40 दिन में, बी करता 60 दिन में, टोटल कितना एलसीएम आ जाएगा, 60 और 40 का 120। ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2। टोटल 120 काम था और दोनों की क्षमता मिला दी 5, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। दोनों टोटल 24 दिन में एक साथ, दोनों अगर मिलकर काम करते ना तो 24 दिन में काम पूरा हो जाता। अगर ये पूछता ना भाई ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करें, तो कितने दिन में करते, 24 दिन में होते। अब देखो टोटल काम था 120, ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2। अब इसने कहा कि बी ने काम खत्म होने से 10 दिन पहले ही काम छोड़ दिया,
बी ने काम खत्म होने से, यानी कि तो बी का जो 10 दिन का काम था वो ए ने अकेले करा। तो बी का 10 दिन का काम, अगर बी 2 की क्षमता से कितना काम करता 10 दिन में, 20 यूनिट तो काम करता बी, उसको टोटल काम में जोड़ दो। टोटल काम हमारा 120 था ना, बी का 10 दिन का काम भी इसमें जोड़ दो। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि हमने ये कह दिया भाई बी भी साथ ही काम करेगा, अगर तो समय तो वही लगेगा। दोनों की क्षमता कितनी है 5, तब काट तो इसको 5 दूनी 10 और 5 8 40, यानी कि ए ने टोटल, अगर शुरू से लास्ट तक पूछे तो ए ने टोटल 28 दिन तक काम करा है। बी ने 10 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी ने कितने दिन काम करा? 18 दिन काम करा है, क्योंकि हमने बी का जो 10 दिन का काम था वो इसमें जोड़ दिया, टोटल काम 140 हो गया। अगर बी करता तब की बात है वो। तो बी ने कितने दिन काम करा? 18 दिन। ए ने कितने दिन काम करा? 28 दिन। अगर दोनों मिलकर काम करते तो काम कितने दिन में पूरा होता? 24 दिन में। ये सारी बातें हैं इसके अंदर। सवाल नंबर 20, लैपटॉप की कीमत हर साल 20% बढ़ी और डेस्कटॉप की कीमत हर साल 20% कम हो गई। 2010 में लैपटॉप और डेस्कटॉप की कीमत बराबर थी, तो 2012 में लैपटॉप की कीमत 2011 में डेस्कटॉप की कीमत का कितना प्रतिशत होगी? 2010 में दोनों की कीमत बराबर थी, 100 रुपए थी, डेस्कटॉप की भी और लैपटॉप की भी 100 रुपए थी। अब 2011 का डेस्कटॉप की कीमत 20% कम हो गई। डेस्कटॉप 100 रुपए था, इसका 20% कम होगा। 2011 में डेस्कटॉप की कीमत कितनी आ जाएगी? 80 रुपए। 100 का 20% कितना आएगा? 20, इसमें से घटा देंगे तो 80 रुपए आ जाएगी। 2012 में लैपटॉप की कीमत पूछी है, लैपटॉप की पहले साल 20% बढ़ेगी, तो 2011 में लैपटॉप की कितनी आ जाएगी? 120। अगले साल फिर इसका 20% बढ़ेगी, तो 12 दूनी 24, यानी कि 24 रुपया और बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा? 144। लैपटॉप की कीमत 2012 में कितनी रुपए आ जाएगी? 144 रुपए। डेस्कटॉप की कितनी है? 80 रुपए। कितने परसेंट है डेस्कटॉप? जो लैपटॉप की कीमत हो डेस्कटॉप का कितने परसेंट है? यानी कि 80 का x बटे 100 बराबर 144, यानी 144 गुणा में 100 बटे में 80। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 8 64, 18 गुणा 10 करें कितना आएगा? 180। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। जो जिस चीज का पूछा है, लैपटॉप का प्राइस कितने प्रतिशत है डेस्कटॉप के, तो लैपटॉप का प्राइस है डेस्कटॉप के x% के बटे में 100। ऐसे कर लो, x का मान हमें निकालना है यहां से, 180 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन सी। आगे सवाल नंबर 21, जब ए में से बी का 50% घटाया जाए तो वह बी के बराबर हो जाता है। सीधी सी पहली लाइन देखो, ए में से बी का 50% घटाया जाए, तो यानी कि ए में से बी का आधा बी घटाया जाए तो किसके बराबर आएगा? बी के बराबर आएगा। ये कह रखा है भाई 50% मतलब आधा, तो यानी कि ए क्या आ जाएगा? बी इधर आके जुड़ जाएगा, बी बटे 2 कितना आ जाएगा? 3/2 बी। ये आ गया। अब आगे तो इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ए बी के मान से कितने परसेंट अधिक है, तो इसी लाइन से निकल जाएगा। ए बराबर 3/2 बी है, समझ गए? यानी कि ए बटा बी कितना आ जाएगा? 3/2। ए का मान 3 है तो बी का मान 2 है, कितना ज्यादा है इसका? 50%। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा पहली लाइन से ही। अगली लाइन तो एक कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, इस लाइन का तो हमें करना ही नहीं है कुछ भी। ये जो लाइन दे रखी है ना, ए का 75% बी के 150% में से घटाया जाए तो 9 प्राप्त होता है, ये लाइन का हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर इसने उत्तर प्रतिशत में नहीं पूछता ना जब, तो हमें ये लाइन का यूज करते कहीं से भी। ए का मान बताओ, बी का मान बताओ, इसने सीधा प्रतिशत में उत्तर पूछा है। ए बराबर आ गया था 3/2 बी के, आया था। बी को नीचे लाएंगे तो यानी कि ए बटा बी कितना आएगा? 3/2। ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, तो ए बी से कितना अधिक है? 1 का, बटे में 2% निकालने के लिए गुणा में 100 कितना आ जाएगा? 50%। सीधी सी बात है, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, 50% अधिक है। आगे दिया है सवाल नंबर 22, वरुण ने एक साथ 2 वस्तुओं को 1800 रुपए में खरीदा। 2 चीज खरीदी है, टोटल रुपया 1800 दे के आया वो। उसने एक वस्तु को 16% लाभ पर और दूसरे को 100% की हानि 100 रुपए की हानि पर बेचा है। टोटल लाभ उसको मिला 6%। तो 16% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। भाई हमें दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालना है, सीधी सी बात है। एक पर तो 16% लाभ पर बेची और दूसरे पर 100 रुपए की हानि दे दी, रुपए के अंदर हानि दे दी इसने, रुपया के अंदर दे दी 100 रुपए की हानि। अगर ये प्रतिशत में देता तो कोई चक्कर ही नहीं था, इसका निकल जाता सीधा सीधा, लेकिन इसने कहा कि 100 रुपए की हानि है।
और टोटल लाभ दे दिया इसने 6% का टोटल लाभ हुआ है, ओवरऑल लाभ। भाई एक 16% पर लाभ पर बेच दी 100 रुपए के आने पर, लेकिन लास्ट में 6% लाभ हुआ। 1800 में खरीदी थी, 6% ओवरऑल लाभ हुआ है, तो कितना लाभ हो गया? 1800 का 6% निकालेंगे तो 18 5 90, 18 6 108। लास्ट में इसको कितने रुपए का लाभ हुआ था? 108 रुपए का लाभ हुआ था लास्ट में इसको। ठीक है, 108 रुपए का इसको लाभ हुआ था। ये ओवरऑल लाभ है, लास्ट में 1800 की चीज पर 6% का लाभ, यानी कि 108 रुपए का लाभ हुआ है इसको टोटल। इसने 100 रुपए की इसकी हानि भी आ ली। अगर वो 100 रुपए की हानि नहीं होती तो इसको कितना लाभ होना था? 208 रुपए का। 208 रुपए का लाभ का क्या मतलब कि जो पहली वस्तु जो 16% लाभ पर बेची है ना, तो 16% लाभ किसके बराबर है? 208 के बराबर है। समझ गए? देखो शुरू से समझाता हूं आपको एक बार फिर से। 1800 में दो वस्तु खरीदी थी भाई, उसने टोटल 1800 रुपए दे दिए, दो चीज ले ली। एक मोबाइल ले लिया और एक सिम ले ली, दो चीज मान लो 1800 रुपए में। उसने बेच दी, एक चीज तो 16% लाभ पर बेच दी, दूसरी चीज बेची तो उसको 100 रुपए की हानि हो गई उस पर। लेकिन लास्ट में जब दोनों चीज बेच के आया ना, लाभ और हानि पर, तो उसको लास्ट में पता लगा कि मैंने 1800 खरीदी लेकिन 6% का मेरे को टोटल लाभ है। तो 1800 का 6% निकालें कितना आ जाएगा? 108 रुपए। यानी कि उसने लास्ट में जब हिसाब करा तो उसको 108 रुपए फालतू थे उसके जेब में, यानी कि 108 का लाभ हुआ उसको सामान बेचने पर। हो गया। लेकिन अगर वो कहेगा 100 रुपए की हानि नहीं होती ना, उस पर हानि रुपए में दे रखी है, 100 रुपए की हानि नहीं होती, तो उसके पास लाभ कितना होना था? 208 रुपए का लाभ होना था। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए की हानि तो बाद में हुई है, पहले इसके 16% लाभ पर जब वो चीज बेची थी ना, तो उसको 208 रुपए मिले थे। पहली वस्तु मान के चलो उसने कितने की भी खरीदी हो, लेकिन जब उसने 16% लाभ पर बेची तो उसके पास 208 रुपए फालतू आ गए थे। लेकिन जब दूसरी चीज बेची ना, तो उसको 100 रुपए कम में बेची वो, तो उससे उसको नुकसान हो गया और टोटल लाभ कितना बच गया? 108 का। तो कहने का मतलब कि पहली वस्तु का 16% कितना है? 208। 100% हमें निकालना है, पहली वस्तु का ही तो क्रय मूल्य निकालना है। 16% की वैल्यू 208 दे दी, लाभ ही तो है ये, तो क्रय मूल्य का 16% होता है 208 के बराबर। तो 208 बटे में 16 गुना में 100, काटो 16 से 16 कम 16, 16 तिया 48, तो 13 गुना 100 करेंगे कितना आ गया? 1300 रुपए। तो जो वस्तु 16% लाभ पर बेची उसका क्रय मूल्य कितना है? 1300 रुपए। जो वस्तु 100 रुपए की हानि पर बेची उसका कितना आएगा? पहली का 1300, टोटल 1800 में खरीदी, तो उसका दूसरी का कितना आएगा? 500 रुपए। लेकिन इसने पूछी कितनी है? 16% वाले का, तो कितना आएगा? वो 1300 रुपए में। और जो 500 रुपए हानि पर बेची उसकी कितनी कीमत थी? 500 रुपए कीमत थी उसकी। समझ गए? सीधा सा सवाल है, प्रतिशत के हिसाब से ही खेलना है। 1800 का 6% 108, 100 रुपए की अगर हानि इसमें जोड़ दे तो 208 का लाभ है। कब? 16% पे, यानी कि 16% की वैल्यू 208 दे रखी है। सवाल नंबर 23, अनि और अनु के पास समान संख्या में पुस्तकें हैं। यदि अनि अनु को 20 पुस्तक देता है तो अनि और अनु के पास पुस्तक हो जाएंगे 3:5। प्रत्येक व्यक्ति के पास पुस्तकों की आरंभिक संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। भाई शुरू में मान लो इसके पास भी 10 थी, इसके भी 10 थी, 10 तो नहीं 100 मान लो। अब इसने इसको 20 दे दी तो इसके पास कितनी बच गई? 80, और इसके पास कितनी बच गई? 120। अब इनका अनुपात कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 हो गया। लेकिन इसने दे रखा है कि 3:5 होना चाहिए। अब देखो 3:5 अनुपात हो गया, मतलब इसने अपनी वस्तु इसको कुछ दी है जब हुआ है। टोटल वस्तु तो सेम थी, टोटल जोड़ तो 8 ही रहेगा। भाई 100 किताब इसके पास थी, 100 इसके पास, टोटल किताब तो 200 ही है। अब वो चाहे इसको सारी की सारी दे दे चाहे मत दे, दोनों का जोड़ तो 100 200 ही रहेगा ना। अगर अनुपात बराबर था तो मतलब 4:4 में थी दोनों पहले, इसने अपना एक हिस्सा दे दिया। समझ रहे हो? टोटल 4 किताब थी, ये मान के चलो भाई। देख सीधा सा सवाल है, पहले एक व्यक्ति के पास 40 किताब थी, दूसरे के पास भी 40 किताब थी। ये अन्नू है और ये अनि है, ठीक है। अब क्या कहा कि अनि अन्नू को दे देता है, अनि जो है ये अन्नू को किताब दे देता है। अनि आगे लिख लो फिर, अनि और अन्नू दोनों के पास 40-40 किताब थी। अनि ने अपनी 20 किताब अन्नू को दे दी, तो इसके पास कितनी बच गई? 20, और इसके पास कितनी आ गई? 60 हो गई। अब अनुपात का खेल देखो, क्योंकि इसमें से 20 घटा, लेकिन देख टोटल दोनों जगह 80-80 रहेंगी, यहाँ भी 80 यहाँ भी 80। समझ गए? अब देखो इसके पास थी मान लो 4, इसके पास भी 4 थी, इसने एक किताब इसको दे दी, यहाँ पर कितनी बच गई? 3, यहाँ पर कितनी आ गई? 4 में से एक जोड़ेंगे तो 5। शुरू में दोनों के पास 4-4 थी, 1 यूनिट का फर्क है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20।
4 की कितनी आ जाएगी, 20 चौक 80, ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा। 80 किताब थी दोनों के पास। बिल्कुल आसान सवाल है, जो स्टेटमेंट दे रखी है वैसे एक्स के चक्कर में मत पड़ना, इससे शॉर्ट ट्रिक आपको कोई नहीं समझा पाएगा। देखो पहले बराबर किताब थे, यानी कि पहले दोनों का अनुपात था 1:1, अब अनुपात हो गया 3:5। समझ गए? तो ये 3-5 पहले दोनों को बराबर बनाओ, इनको 5-5 बना दिया, मान लो भाई पहले 5-5 थी, अब हो गई 3-5। लेकिन इसने इसको दी है 2 किताब, इसने इसको दी है, तो ये बराबर बनाने के लिए इसका मतलब पहले कितनी किताबें थी दोनों के पास, 4:4 में थी। अब ये अपना एक हिस्सा इसको दे देगा, तो इसके पास एक घट जाएगा तो 3, और इसका एक जुड़ जाएगा तो 5। 3:5 ही हमें बनाना है। 4:4 क्यों ले, क्योंकि 3 और 5 का जोड़ कितना है, 8, और इसका आधा करेंगे, 2 बराबर हिस्सों में करेंगे तो कितना आएगा, 4:4 आएगा। समझ गए? क्योंकि किताब बराबर थी, एक हिस्सा दे दिया, यानी कि एक हिस्से का मतलब कितना है, 20 बुक। तो पहले कितना था, 4-4 हिस्से थे इनके पास, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। दोनों के पास 80 किताब थी, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 23 का। आगे देखो सवाल नंबर 24। पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में अनुषा को प्राप्त अंकों का अनुपात है 9:11, यानी कि पहले सेमेस्टर में उसको 9x अंक आए, दूसरे सेमेस्टर में आए इसको 11x हो गए। यदि पहले सेमेस्टर में दूसरे सेमेस्टर की तुलना में 240 अंक प्राप्त कम है, भाई फर्स्ट में आए थे 9x, दूसरे में आए थे 11x, अंतर कितने का हो गया, 2x का। लेकिन 2x का मान कितना दे दिया, 240 अंक, तो x का मान कितना बचेगा, 240/2 करेंगे तो 120। x का मान 120 आ गया, तो पहले सेमेस्टर में कितनी थी, 9x, तो 120। अच्छा इसने पूछा कि दोनों सेमेस्टर में टोटल अंकों का औसत अंक बताना है। टोटल अंक कितने आए, 11x जमा 19x करेंगे तो 20x आ गए, और x की वैल्यू कितनी है, 120, तो 20 गुणा में 120 करेंगे, कितना आ गया टोटल, 2400। दोनों सेमेस्टर में इसको टोटल 2400 नंबर आए। एवरेज निकालने तो 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 1200। सीधा सा सवाल है। 9x और 11x दोनों का अंतर कितना दे दिया, 2x, 2x का मान दे दिया 240, x का मान आ जाएगा कितना, 120। दोनों को जोड़ दो, 9 और 11 को, 20x का एवरेज करेंगे 10x, 10x का मान पूछा है, 120 गुणा 10 करेंगे तो 1200, ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा इसका। सवाल नंबर 25 गणित का आखिरी सवाल है। एक चोर ने एक दुकान से सुबह 10 बजे एक चीज चुरा ली, 11 बजे उसको पुलिस ने देखा। पुलिस की गति है, चोर की गति है 40 और पुलिस की गति है 60, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग लेगा, ये बताना है। देखो पहली बात तो सीधी सीधी, चोर 1 घंटे बाद देखा गया, तो 1 घंटे में पहले बात तो सीधी है, चोर 40 किलोमीटर तो आगे जा चुका होगा। 10 बजे चोर ने चुराई करके भागा, तो 11 बजे तक 40 की स्पीड से 40 किलोमीटर जा लिया। अब पुलिस ने उसको देखा 60 की स्पीड से, पुलिस भागेगी, चोर भागेगा 40 की स्पीड से। अब ये दूरी तय करेगा पुलिस वाला, तो पुलिस वाले को मात्र 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करनी है, क्योंकि पुलिस वाले की 20 की स्पीड फालतू है, तो 40 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगाएगा पुलिस वाला। समझ गए? यानी कि उसको कितने बजे पकड़ लेगा, 11 बजे भागेगा तो 2 घंटे और लगेंगे, 1 बजे पुलिस उसे पकड़ेगी। चोर भागा था 10 बजे, 10 से 1 बजे तक 3 घंटे चोर भाग लिया, 40 की स्पीड से कितनी दूर गया, 40 या 120 किलोमीटर। देखो सबसे पहले सापेक्ष गति निकाल रखी, रिलेटिव स्पीड। ये पुलिस की स्पीड है, ये चोर की स्पीड है, तो 20 किलोमीटर का अंतर आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस वाला 20 की स्पीड से फालतू दौड़ रहा है। चोर ने 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर ली थी, तो पुलिस वाला 20 की स्पीड से कितनी देर लगाएगा, 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे लगेंगे उसको पुलिस वाले को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में, लेकिन 2 घंटे में पुलिस वाला भी 120 ही चलेगा, चोर 80 और चल लेगा, तो तभी तो पकड़ में आएगा 120 के बराबर। तो चोर 1 बजे पकड़ा जाएगा, तो 3 घंटे में चोर कितना जोड़ेगा, 40 की स्पीड से 120, चाहे यहाँ पे जोड़ दो 80 + 40 120, बात वही है। चाहे पुलिस 2 घंटे में कितना दौड़ेगा, 120, क्योंकि पकड़ा जाएगा उतनी दूर चोर दौड़ेगा जितनी दूर पुलिस दौड़ेगा। 120 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करके। तो यहाँ हमारे 25% यानी गणित पूरा हो गया। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, बहुत सारी पीडीएफ हमने डाल रखी है वहाँ पर, हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, अब आगे प्रश्न नंबर 26, और यहाँ से अब हमारी शुरू होती है जीएस, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर जीएस के 15% स्पेशल लिख रखा है, मेंशन कर रखा है कि 15% जीएस के आएंगे, जनरल साइंस के। देखो टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर अब हम जीएस के भी स्पेशल नोट्स हम डाल रहे हैं, पीडीएफ वगैरह वहाँ पर डालने लग रहे हैं। तो आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करें, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलने वाला है।
तो प्रश्न नंबर 26 जो पहला प्रश्न है जीएस का, और इसमें दिया है कि फ्रियोन्स इज ए ग्रुप ऑफ, जो फ्रियोन जो शीतलक जो हम यूज फ्रिज के अंदर फ्रियोन यूज करते हैं शीतलक के रूप में। फ्रिज के अंदर गैस होती है फ्रियोन, जिसको हम प्रयोग करते हैं शीतलक के रूप में, ठीक है, रेफ्रिजरेंट के रूप में, कूलक के रूप में जो ठंडा करती है। तो ये कैसी गैस होती है? ज्वलनशील होती है, कम ज्वलनशील होती है, अज्वलनशील और मध्यम विषैला या फिर विषैली होती है। तो फ्रियोन जो होती है ये नॉन फ्लेमेबल होती है और मॉडरेट टॉक्सिक होती है। नॉन फ्लेमेबल एंड मॉडरेट टॉक्सिक यानी कि मीडियम जहरीली होती है, ज़्यादा जहरीली भी नहीं होती लेकिन मीडियम होती है ये जहरीली में, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या आएगा फिर? फ्रियोन का क्या फार्मूला होता है? फ्रियोन का, फ्रियोन को हम मेंशन करते CCl2F2, CCl2F2 ये फ्रियोन होती है जो फ्रिज के अंदर एक कूलेंट के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेंट के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का। 27 नंबर दिया है सीमेंट की खोज किसने की? सीमेंट की खोज तो वो करी थी जोसेफ आस्पडीन ने। जोसेफ आस्पडीन कब करी थी? 1824 के अंदर। कौन सी सीमेंट पर बनाई थी? पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज करी थी 1824 के अंदर, चौक और कले को मिलाकर। प्रश्न नंबर 28 है एलपीजी किसका मिश्रण है? एलपीजी जो गैस होती है, एलपीजी की फुल फॉर्म दे रखी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी के अंदर मेन दो ही होती है गैस, एक तो होती है ब्यूटेन और एक होती है प्रोपेन। एक ब्यूटेन और एक प्रोपेन, दो गैस होती है एलपीजी के अंदर मुख्य रूप से, ठीक है, प्रोटेन और ब्यूटेन। तो इसमें क्या आएगा प्रोटेन और ब्यूटेन का? इसमें भी ये आएगा ऑप्शन बी, प्रोटेन और ब्यूटेन। इथेन भी दे रखा, ये भी चलती है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 दिया है कि एक विद्युत विभव के अंतर्गत कणों की गति क्या कहलाती है? एक विद्युत विभव के अंदर कणों की गति क्या कहलाती है? अगर हम इंग्लिश में इस प्रश्न को पढ़े, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स अंडर एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड। मोशन ऑफ पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचलन हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 दिया है कि किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसेस द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन? कौन सी ऐसी अभिक्रिया जिससे सबसे ज्यादा जो हार्मफुल जो हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? नाभिकीय संलयन, विखंडन, रासायनिक या फिर लाइट केमिकल रिएक्शन? तो ये होती है फ्यूजन रिएक्शन से। विखंडन मतलब एक बड़े अणु का दो छोटे छोटे अणुओं में टूटना, साथ में एनर्जी का रिलीज होना, रेडिएशंस का रिलीज होना। तो सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है नाभिकीय जो विखंडन अभिक्रिया होती है वो फ्यूजन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 31, द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं? जैसे देखा हमने पानी डाल दिया फर्श पर, तो पानी ऐसे जाएगा, जो सबसे ऊपर लेयर है ना पानी की वो सबसे आगे जाएगी, जो पानी नीचे नीचे वो ऐसे ऐसे होता जाएगा, सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे लास्ट तक जाएगी। पानी का एक खुद का भी एक फ्रिक्शन होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं पानी, और वो क्या होता है? विस्कोसिटी बोलते हैं। शहद की सबसे अधिक विस्कोसिटी होती है, शहद को डाल दो बिल्कुल नहीं बह के जाएगा, पानी डाल दो पानी ऐसे जाएगा फर्श पे फटाफट जाके, शहद एक जगह पे ही रहेगा विस्कोसिटी की वजह से। जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगी फ्लूइड उतना ही गाढ़ा होगा, ये ध्यान रखना आपको। प्रश्न नंबर 32 दिया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है? परमाणु विखंडन जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्या होता है? तो फ्यूजन के अंदर क्या होगा कि जो एक भारी जो परमाणु नाभिक है वो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा। यूरेनियम जैसा जो भारी नाभिकम है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, ठीक है। जैसे यूरेनियम 235 हम यूज करते हैं, तो एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, एक बड़ा अणु, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड यानी कि छोटे छोटे भागों में बट जाना। प्रश्न नंबर 33 है टनल डायोड क्या है? तो टनल डायोड है कि हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रश्न है। ये टनल डायोड ये हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, ये आपके काम का नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो बेशक से छोड़ देना, ठीक है। एनपी डायोड होते हैं उसके लिए है। प्रश्न नंबर 34 है
यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल बताएं। फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज, तो इसका टाइम पीरियड बताओ। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमेशा एक दूसरे का उल्टा है। फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, टाइम का उल्टा। तो फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज, तो टाइम क्या हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1/50। 1/50 यानी कि 0.02 सेकेंड। 0.02 सेकेंड। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 का। 1/t होता है एफ, ये आपको ध्यान रखना है इस फार्मूले को। आगे दिया है प्रश्न नंबर 35। आगे है प्रश्न नंबर 35। एक विमान का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? देखो ब्लैक बॉक्स होता है, जैसे अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई थी तो कोई भी विमान की जानकारी होती है वो हमेशा उस ब्लैक बॉक्स में मिलती है। ब्लैक बॉक्स सेफ हो तो उसमें सारी जानकारी रिकॉर्ड होती रहती है। तो उस ब्लैक बॉक्स का कलर क्या होता है? उसका होता है ऑरेंज कलर। विमान का जो ब्लैक बॉक्स होता है वो किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रखना आपको। ब्लैक बॉक्स संतरी रंग का होता है, काले रंग का मत कर देना, नाम हो उसका बस ब्लैक बॉक्स। प्रश्न नंबर 36 है कि कौन सा एक मानव निर्मित धान है? इनमें से कौन सा एक मानव निर्मित धान है? हार्डियम वैल्गर, जियामेस, ट्राइकुलम वल्गर या फिर ट्राइटिकल? तो ये आएगा ट्रिटिकल, ट्राइटिकल। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? देखो फ्रूट जूस की बात हो रही है। एक होते हैं जो फल हम पकाते हैं उसके लिए करते हैं हम एसिटिक एसिड का, सॉरी फ्लूड, फ्रूट जूस की बात हो रही है तो इसके अंदर आएगा सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन डी आंसर आएगा प्रश्न नंबर 37 का। फ्रूट जूस को रखने के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 38 है कि कौन सा एक ऐसा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है? ऐसी कौन सी घटना है, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम सांस लेते तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हम रिलीज करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी अभिक्रिया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती? श्वसन प्रक्रिया से भी निकलती है, जो हम उपभोक्ता है इनसे भी निकलती है, कार्बन के अपशिष्ट जलाते तब भी, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना पौधों में, पौधे प्रकाश संश्लेषण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी अभिक्रिया है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन हमें मिलती है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है किसके अंदर? पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है किसके अंदर? बीज में। प्रश्न नंबर 40 दिया है कौन सा एक तिलहनी फसल है, तिलहनी फल है? तो वो आएगा सूरजमुखी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे 40% पूरे हो गए और जीएस के जो हमने 15% करने थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलने वाला है। अब आगे है प्रश्न नंबर 41 और अब हमारी यहाँ से शुरू होती है हिंदी। ठीक है, पहले हिंदी के प्रश्न आएंगे उसके बाद इंग्लिश के कुछ प्रश्न हम देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 41 है जो हिंदी का पहला प्रश्न है और इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विदेशज शब्द है, यानी कि विदेशी भाषा का शब्द है, हिंदी का नहीं है। दूध, दूध हम बोलते हैं हमारे खुद का है, दाढ़ी भी, बूंद भी, लेकिन फर्जी, फर्जी किस भाषा का शब्द है? ये एक फारसी भाषा का शब्द है। फर्जी जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए ये एक विदेशज शब्द है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 41 का। आगे दिया प्रश्न नंबर 42 किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? 4 शब्द दिए हैं, 3 सही लिखे हैं और एक गलत लिखा गया है, वो बताना कौन सा गलत है। बलिष्ठ, मुकुंद और निष्क्रिय, ये तीनों सही लिखे गए हैं। हुंकार, छोटी सी गलती है इसके अंदर, ये जो ऊ की मात्रा लगी है छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, ये आगे इधर वाली हुंकार। ठीक है, हुंकार के अंदर ये जो बड़ा ऊ दे रखा है इसके नीचे ये ऐसे छोटा ऊ आएगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा जो कि इसमें गलत दिया है 42 नंबर में। अगला है प्रश्न नंबर 43। हिंदी वर्णमाला में तय वर्ग अर्थात
त, थ, द, ध और न का उच्चारण स्थान क्या है? त, थ, द, ध, न कहाँ से बोलते हैं हम? दांतों से। इसमें तो आता है न, वो मैं ये वाला। होठ से आता है पै, फै, बै, भै, मैं। तो तय वर्ग पूछा, त, थ, द, ध, न, तो ये कहाँ से आते हैं? दांतों से बोलते हैं हम इसको। यानी कि क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, दंत। तय वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। अगला है प्रश्न नंबर 44। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखो नहीं है पूछा, यानी कि ब्रह्मा के 3 शब्द सही दे रखे जो पर्यायवाची होते हैं, चौथा नहीं दे रखा, तो बताना कौन सा नहीं होता। ब्रह्मा, स्वयंभू, विरंची और लोकेश, ये तीनों ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो द्रुम है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो प्रश्न नंबर 44 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, द्रुम। द्रुम शब्द है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो किसका पर्यायवाची है ये है पेड़ का। पेड़ का पर्यायवाची शब्द है द्रुम। अगला है सवाल नंबर प्रश्न नंबर 45। सीमेंट किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? सीमेंट जो शब्द है तो ये किस प्रकार का है? समूहवाचक। देखो समूह को तो दर्शाता नहीं है, समूह दर्शाता जैसे लड़के, लड़कियां, पेड़ खड़े थे, मतलब समूह एक ग्रुप को दर्शाए, जो भाव जो भावना को दर्शाए, जाति जो दर्शाए, जैसे बकरी है तो पूरी बकरी जाति को दर्शाएगा, मनुष्य है पूरे मनुष्य जाति को दर्शाएगा। ऐसे सीमेंट क्या है? ये है एक पदार्थ, यानी कि एक द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा है ये। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा 45 नंबर का। प्रश्न नंबर 46 दिया है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? जगन्नाथ, और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 46 का। प्रश्न नंबर 37 है कि दोपहर में कौन सा समास है? समास, और इसमें आएगा दोपहर जिसमें गिनती आए। देखो जिस समास में गिनती आई ना, 1 2 चौराहा, तिराहा, दोपहर, एक पहर, तो ये कौन सा समास होता है? सारे द्विगु। जैसे सप्ताह, जिसमें गिनती आए 1 2 3 4, कुछ भी गिनती आए वो होता द्विगु समास। और जिस समास में बीच है, जैसे सुख, और ये बीच में डैश देके दुख, यानी कि जिस समास में ये बीच में डैश आए तो वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास। और जिसमें गिनती आए 1 2 3 4 वो होता है द्विगु समास। तो इसमें दोपहर, यानी कि दोपहर की बात हो रही, तो कौन सा आएगा? ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 दिया है, अरे कौन सा कारक है? अरे, तो हम लास्ट में कारक आता हे, अरे, ओ। हे, अरे, ओ, कौन सा कारक है ये? संबोधन कारक। कौन सा है? संबोधन कारक। अधिकरण में क्या आएगा? में, पर, यह अधिकरण के अंदर आता है। संबंध में क्या आता है? का, के, की, या फिर रा, रे, री, ये सारे संबंध में आते हैं। अपादान में क्या आता है? अलगाव का भाव, अलग से अलग होना। तो अरे में कौन सा आ जाएगा? संबोधन कारक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी करके। प्रश्न नंबर 49 है, कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। कोयला, मार्ग, उपहार या फिर सिनेमा। तो इसमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो है उपहार। उपहार शब्द पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 50 है, बहुत किस प्रकार का विशेषण है? देखो बहुत, अब बहुत में हमें निश्चित नहीं है कि कितना है, लेकिन है ये संख्यावाचक। संख्या बताना बहुत से, अनिश्चित संख्यावाचक आएगा, यानी कि संख्यावाचक विशेषण आएगा। अनिश्चित होता तो वो भी आता। ठीक, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का, संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा 50 नंबर का। ये हमारे 10 प्रश्न थे जो हमने हिंदी भाषा के करे हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वो है नॉलेज हब 7900 करके। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। अब हम आगे 10 क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश के। अब यहाँ से हमारी इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है फटाफट से। 10 क्वेश्चन अब हम इंग्लिश के करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, ये जो ब्रैकेट में सेंटेंस दिया है ये सही है या इनमें से कोई और ऑप्शन आएगा? हैविंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग,
ही सेट डाउन टू रेस्ट। खेल के थकने के बाद वो रेस्ट करने के लिए बैठ गया। तो हैविंग टायर्ड ऑफ, ये आएगा हैविंग बीन। हैज बीन हैव बीन आता ना उसमें, तो ये आएगा हैविंग बीन टायर्ड ऑफ। हैविंग बीन टायर्ड ऑफ, ठीक है। एक लिंकिंग वर्ब की जरूरत है, तो हैविंग के साथ बी क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है ये बीन। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 52 और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना, खाली स्थान भरना है। फॉर ए मोमेंट आई वॉज ब्लैंक ब्लाइंडेड बाय द कैमराज ब्राइट फ्लैश। कैमरा का जैसे ही फ्लैश लगा तो मैं एक क्षण के लिए, मतलब ब्लाइंडेड मतलब दिखना बंद हो गया एकदम से। तो क्या आएगा, टोटली ब्लाइंडेड। क्या आएगा इसमें, टोटली, पूर्ण रूप से ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब तो अंधा हो गया, तो अंधा पार्शियली हैविली कुछ नहीं आएगा, टोटली पूर्ण रूप से ब्लाइंड हो गया। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 है और इसमें आपको एरर बताना है। एरर किस पार्ट के अंदर है। द एग्जामिनेशन बिगिंस फ्रॉम मंडे नेक्स्ट वीक। द एग्जामिनेशन बिगिंस फ्रॉम मंडे नेक्स्ट वीक, तो यहां पर फ्रॉम नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑन। ऑन मंडे। डे दे दिया फिक्स, यहां पे आ सकता था फ्रॉम नेक्स्ट वीक। अगर मंडे नहीं देता ना बीच में तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक ये सही था, लेकिन इसने बीच में मंडे दे दिया, तो यहां पर फ्रॉम की जगह क्या आएगा, ऑन। फ्रॉम की जगह क्या आएगा, ऑन आएगा। यानी कि ऑप्शन जो पार्ट बी है इसके अंदर एरर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 54 और ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, इसमें खाली स्थान हमें भरना है। सेंटेंस दिया है, द व्हीकल्स इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट वर ब्लैंक द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। में जो व्हीकल थे जो एक्सीडेंट हो गया था उन्होंने ट्रैफिक जाम कर दिया था। सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है इसमें। तो क्या आएगा, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक का जो फ्लो था, जो ट्रैफिक चल रहा था उसको ऑब्स्ट्रक्ट, उसके बीच में बाधा बन गए जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से, तो ऑब्स्ट्रक्टिंग आएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, एम्ब्रॉयल जो वर्ड है इसको सिनोनियम बताना आपको। एम्ब्रॉयल का, एम्ब्रॉयल का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट, में किसी से बहसबाजी में इन्वॉल्व होना, शामिल होना किसी चीज के अंदर, यानी कि ऑप्शन डी, टू इन्वॉल्व। एम्ब्रॉयल का सिनोनियम क्या आएगा, टू इन्वॉल्व। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, आपको एंटोनियम बताना है और यह है परफेक्शनरी। परफंक्चरी, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होता है एन एक्शन कैरिड आउट विदाउट रेस्ट, यानी कि लगातार काम करना, बिना रुके काम करना। हमें इसका एंटोनियम बताना, इसका उल्टा बताना आएगा थोरो, THOROUGH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है और इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, सही स्पेलिंग बतानी है। ये वर्ड दिया है इरेशिबिलिटी। इरेशिबिलिटी की जो सही स्पेलिंग आएगी वो आएगा ये IRASCIBILITY, इरेसिबिलिटी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। और इसका मतलब क्या होता है, इजिली, जिसको आसानी से गुस्सा आ जाए, इरिटेट आदमी वो होता है। 58 है, आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करनी है, एक करेक्ट ऑर्डर के अंदर ये आपको अरेंज करने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सेंटेंस अरेंजमेंट हमने करनी है। पी वाले में दे रखा है कि फॉर नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन, आगे है चाइना रिसेंटली एंड वर अंडर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखा 2 पर्सन हु हैड रिटर्न फ्रॉम, आगे है इन कोचिगोड केरला हैव लेफ्ट द कंट्री फॉर सऊदी अरब। अब इसमें देखो सब्जेक्ट कहाँ से बनेगा, कोई ऐसा सेंटेंस उठाओ जो सेंटेंस जहां से पूरे पैराग्राफ की स्टार्टिंग हो सकती है। फॉर नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन, और यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद मतलब बात खत्म हो चुकी है यहाँ पर, इसका मतलब इससे पहले कुछ था। अब अगर हम सब्जेक्ट से लाइन ढूंढे तो यहाँ पे देखो ये 2 व्यक्ति जो लौटे थे फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम के बाद किसी जगह का नाम आना चाहिए ना यहाँ से। अब कोजिकोड लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर उससे पहले इन दे दिया, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद सीधा जगह का नाम आएगा, इन आगे नहीं आएगा, तो क्या आएगा, फ्रॉम चाइना। 2 पर्सन हु हैड रिटर्न्ड फ्रॉम चाइना रिसेंटली एंड वर अंडर ऑब्जर्वेशन, और वो ऑब्जर्वेशन में थे, मतलब निगरानी में थे।
किस चीज के लिए निगरानी में थे? फॉर नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन, कोरोना के इन्फेक्शन के लिए। कहां पर थे? कोझिकोड केरला के अंदर। ठीक है, वो अब सऊदी अरब के लिए निकल गए हैं। पहले आएगा आर, फिर आएगा क्यू, फिर आएगा पी, फिर आएगा एस। आर क्यू पी एस, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 58 का। प्रश्न नंबर 59 दिया है, सिनोनियम आपको बताना है ग्रेट, GRATE। GRATE, वो ग्रेट नहीं है, एक ग्रेट होता महान, वो होता GREAT, ग्रेट। ग्रेट मतलब होता महान, और ये तो ग्रेट, ग्रेट GRAT, गैरेट बोलते हैं इसको, ग्रेट बोल दो, गैरेट कुछ भी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो भी कुछ भी खाने का आइटम हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि मिनेक्स, मिनेंस, MINCE। जो भी चीज है, खासकर जो भोजन वगैरह जो खाने, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना मशीन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सिनोनियम में ये। क्वेश्चन नंबर 60 आखिरी प्रश्न है जो इंग्लिश का, और इसमें आपको वन वर्ड बताना है। एन ऑकवर्ड और कॉम्प्लेक्स और हजार्डियस सिचुएशन, एक मतलब खतरनाक कंडीशन, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं क्वैगमायर, क्वैगमायर। ऑप्शन बी एन एक्वार्ड कॉम्प्लेक्स और हजार्डियस सिचुएशन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 60 का। ये 10 प्रश्न तो हमारे इंग्लिश के कंप्लीट हो चुके हैं। इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है। हर सब्जेक्ट की PDF वहाँ पर डाल रखी है, आप चेक करिए, सारा कुछ स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। हरियाणा जी के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हर सब्जेक्ट की PDF आपको वहाँ पर मिलेगी। और जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न नंबर 61, और यहाँ से अब हमारी जीके शुरू होती है। 15 प्रश्न अब हम करेंगे जीके के, उसके बाद 25 प्रश्न करेंगे हरियाणा जीके के। प्रश्न नंबर 61 जीके का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, इंद्र, पशुपति या फिर ब्रह्मा की? तो ये पूजा करते थे पशुपति की। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की और मातृ देवी की। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, एक प्रश्न आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल भारत के अंदर नहीं है? जो भारत है उसमें कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो भारत के अंदर नहीं है? तो वो आएगा हड़प्पा का। हड़प्पा जो है ये भारत के अंदर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हड़प्पा का, हड़प्पा कहाँ पर है ये? हड़प्पा है ये पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, पशुपतिनाथ और मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है कि उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? तो उपनिषद देखो क्या है, उपनिषद के ये थे हमारे संस्कृत जितने भी महाकाव्य उनका संग्रह है। ठीक है, जितने भी हमारे महाकाव्य हैं उनका ये संग्रह है, ये संस्कृत के अंदर है, ये कथाओं का एक संग्रह है, हिंदू धर्म से संबंधित है, ये प्राचीन भारतीय ग्रंथ है ये उपनिषद। ठीक है, जो वेदों का अंतिम भाग मानते हैं, उपनिषद को क्या बोलते हैं? वेदांत भी इनको कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 में दिया है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इनमें से कौन सा एक टैक्स है जो नहीं लिया जाता था, ये आपको बताना है। देखो, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल की बात करें तो कब से था? 1296 से लेकर 1316 तक। ये अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल का समय था। दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, खिलजी वंश की। खिलजी वंश की स्थापना करी थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आया था 1296 से लेकर 1316 तक, जो सबसे आखिरी सुल्तान था खिलजी वंश का। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि के ऊपर टैक्स लगाया था, एग्रीकल्चर टैक्स लगाया था इसने। ठीक है, लैंड रिवेन्यू किस नाम से लगाया था इसने? खराज के नाम से। खराज जो टैक्स था वो कृषि के ऊपर था। घर के ऊपर भी टैक्स लगाया था उसने, गृह कर लगाया था, गृह कर करके।
और पशुओं के ऊपर भी इसने टैक्स लगाया था, गैजिंग टैक्स, चराई टैक्स लगाया था इसने। चराने के लिए पशु चरेंगे तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये तीनों टैक्स अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। लेकिन टैक्स ऑन स्मॉल इंडस्ट्री यानी कि लघु उद्योग पर इन्हें कोई टैक्स नहीं लगाया था। तो कौन सा टैक्स नहीं लगाया था? ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, लघु उद्योगों पर। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल ध्यान रखना 1296 से लेकर 1316 तक, 20 साल का शासनकाल था अलाउद्दीन खिलजी का। अगला है प्रश्न नंबर 64। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? बख्तियार खिलजी ने 13वीं शताब्दी के अंदर बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो वो था राजा लक्ष्मण सेन। राजा लक्ष्मण सेन। और किस जगह की बात है ये? नवद्वीप की, नवद्वीप। ठीक है, नवद्वीप को जगह जीती थी। नवद्वीप जगह है, जो राजा लक्ष्मण सेन थे इसकी राजधानी थी नवद्वीप। नवद्वीप। लक्ष्मण सेन राजा था बंगाल का जिसको बख्तियार खिलजी ने हरा दिया था। कब की बात है ये? 1203 1204, यानी कि 13वीं शताब्दी का मतलब 1200 से लेकर 1300 के बीच की शताब्दी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। अगला है प्रश्न नंबर 65। किस स्थान पर वडियार राजवंश का शासन था? वडियार जो डायनेस्टी थी उसका शासन किस जगह पर था? कौन सी ऐसी जगह है जो वडियार राजवंश से संबंधित है? तो वो जगह का क्या नाम था जहां पर इनका शासक था? वो था मैसूर का। मैसूर पर इनका कब्जा कब से था? 1399 से लेकर जब भारत आजाद हुआ 1947 तब तक वडियार राजवंश का शासन था मैसूर के ऊपर। 1399 से लेकर 1947, उसके बाद तो इसको भारत में मिला दिया गया था मैसूर को। ठीक है, पूरा भारत अलग से बन गया था। अच्छा, वडियार राजवंश की स्थापना किसने करी थी? जो वडियार डायनेस्टी है इसका फाउंडर कौन था वडियार डायनेस्टी का? तो वो था विजय। विजय विजय ने स्थापना करी थी वडियार डायनेस्टी की। ठीक है, और ये कर्नाटक के रहने वाले थे। ये वडियार डायनेस्टी का जो विजय था, जो संस्थापक, ये कर्नाटक के अरसू वडियार समुदाय से हैं। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, वडियार डायनेस्टी मैसूर के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 66। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? हवा महल, मट्टनचेरी महल, मैसूर पैलेस या फिर ले पैलेस? तो 1799 के अंदर सवाई प्रताप सिंह ने किसका निर्माण किया था? हवा महल का। हवा महल का निर्माण किया था। और ये हवा महल है कहाँ? जयपुर के अंदर। कहाँ ये हवा महल? जयपुर के अंदर है। हवा महल जो है ये एक 5 मंजिला इमारत है और इसके अंदर 953 छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई हैं जहां से आप सारा कुछ नजारा देख सकते हैं रोड का। 5 मंजिला इमारत है ये। प्रश्न नंबर 67। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? जो सबसे बड़ा डिसीजन जो आज तक हुआ था, कौन सा डिसीजन था जो जिसमें संविधान का बेसिस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? देखो, ये सबसे बड़ा डिसीजन था केशवानंद भारती केस का। केशवानंद भारती केस हुआ था ये। ठीक है, केशवानंद भारती केस कब की बात है ये? 1973 की। 13 जजों की बेंच बैठी थी इसके अंदर। आज तक की सबसे बड़ी सीटिंग हुई थी 13 जजों की। और डिसीजन भी कितने से आया था? 7/6 से। 7 इसके पक्ष में, 6 विपक्ष में। मतलब एकदम कांटे की टक्कर का डिसीजन इसके अंदर दिया था केशवानंद भारती केस के अंदर। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973 में आया था ये। इसके अंदर संविधान की कुछ जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसके अंदर पहली बार वर्ड यूज किया गया था, मूल ढांचा। इसमें कहा गया था कि भाई जो संसद है वो संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं छेड़ सकती। ये इसके अंदर बताया गया था। 1973 की बात है, केशवानंद भारती केस। 13 जजों की बेंच इसमें बैठी थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 देखो, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? कब अंगीकृत, अडॉप्टेड कब किया गया था? देखो, भारत का संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को।
26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हो चुका था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। अब इसने प्रश्न पूछा है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत कर लिया गया था। तो इसके जो चारों के चारों ऑप्शन है वो चारों के चारों गलत हैं। जब भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, उसी समय से इसे अंगीकृत कर लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 इसका उत्तर आएगा प्रश्न नंबर 68 का। चारों ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 69 दिया है आगे, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ जुड़ी है। जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, किस देश के साथ जुड़ा है भूमि से। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या भूटान। तो सबसे बड़ी जो बाउंड्री लाइन लगी है भारत की वो लगी है बांग्लादेश के साथ। लगभग 5000 किलोमीटर के तकरीबन की लाइन जो सीमा रेखा वो टच करता है भारत और बांग्लादेश। विश्व में पांचवी सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन है आपस में, जो दो देश आपस में शेयर करते हैं। समझ गए, दो देशों की जो बाउंड्री आपस में लगती है भारत और बांग्लादेश की है। ठीक है, पहले पर है किसकी, अमेरिका और कनाडा की। सबसे बड़ी विश्व में सबसे बड़ी जो बाउंड्री दो देशों की लगती है, बॉर्डर लगता है, वो भारत और बांग्लादेश में विश्व की 5वें नंबर पर है। प्रश्न नंबर 70 दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, और ये किसके हिसाब से पूछा गया है, एरिया के हिसाब से पूछा गया है। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। तो वो है एरिया के हिसाब से सबसे छोटा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप है लक्षद्वीप के अंदर। और क्षेत्रफल कितना है इसका, एरिया, तो वो है ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर। सिर्फ और सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। 36 आइलैंड है लक्षद्वीप के अंदर। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती राजधानी है लक्षद्वीप की। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 70 का। प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंध नहीं है। इकोनॉमिक थ्योरी से रिलेटेड कौन सा एक नाम ऐसा है जो इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, जिसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा है वो। रॉबर्ट थॉमस माल्थस, ये भी इकोनॉमिक्स का है। जेएम कीन्स भी इकोनॉमिक्स का है। डेविड रिकार्डो भी इकोनॉमिक्स का है। लेकिन जो नील बोहर है ये नहीं है, ये एक साइंटिस्ट है केमिस्ट्री के। नील बोहर है जो, ये एक केमिस्ट्री से संबंधित, केमिस्ट्री के एक साइंटिस्ट है ये, केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान के। और इन्होंने बताई थी परमाणु संरचना और क्वांटम थ्योरी दी थी इन्होंने। क्वांटम थ्योरी दी थी बोहर ने, नील बोहर ने। और नील बोहर ने 1922 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता था। 1922 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी इन्होंने जीता था। उसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 72, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीनतम रूप क्या है। हमने पहले वाले पीछे यूनिट टेस्ट में भी करा था। इंडियन वोकल म्यूजिक कौन सा सबसे पुराना, तो वो आएगा ध्रुपद। ध्रुपद सबसे पुराना जो रूप है भारतीय वोकल म्यूजिक का, ध्रुपद है वो। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 72 का। प्रश्न नंबर 73 है, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी। दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार करी थी। 1911, 10, 12, 13। तो उन्होंने अपनी पहली जो फीचर फिल्म लॉन्च करी थी, फर्स्ट फीचर फिल्म, वो आई थी 1913 के अंदर। 1913 के अंदर, और नाम क्या था, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र 1913 के अंदर पहली फीचर फिल्म आई थी, दादा साहेब फाल्के ने करी थी। इसी वजह से भारतीय सिनेमा में एक अवार्ड दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, इन्हीं के नाम पर, क्योंकि पहले डायरेक्टर जिन्होंने पहली फिल्म दी थी, राजा हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 74 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य नहीं है।
देखो लोक नृत्य की बात हो रही है, कौन सा नहीं है। देखो कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, सत्रिया, ये सारे भारत के दूसरे हैं, क्लासिकल डांस है ये सारे भारत के क्या हैं, क्लासिकल डांस हैं। फोक डांस की वो बात करें जो स्पेशल एक राज्य राज्य के लिए होते हैं, ये है गरबा। फोक डांस क्या आएगा, एक गरबा है इनमें से एक। ये तीनों क्या है, बाकी क्लासिकल डांस हैं। आगे है प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। यानी कि 4 में से 3 ऐसे हैं जो भरतनाट्यम के नर्तिका हैं और एक नहीं है, तो उसका नाम बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डांसर ऑफ भरतनाट्यम। लीला सैमसन भी है, सोनल मानसिंह भी है, गीता रामचंद्रन भी है, लेकिन सितारा देवी नहीं है। सितारा देवी इनमें से वो है जो भरतनाट्यम की नहीं है। सितारा देवी इसका आंसर हो जाएगा। सितारा देवी फिर कौन सा नृत्य करती है, ये करती कथक। सितारा देवी का किससे संबंध था, कथक से। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको नृत्य की सम्राज्ञी का नृत्य दिया था, नृत्य की सम्राज्ञी। ठीक है, जो क्वीन, जो प्रिंसेस जो क्वीन होती है डांस की, वो इसको कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को। कथक ये करती थी, कथक से इनका संबंध था। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से था, कथक से था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, कथक। ठीक है, प्रश्न नंबर 75 का। इसके बाद देखो, ये हमारे 15% जो थे जीके के, वो हमारे जीके कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हम 25% करेंगे हरियाणा जीके के। हरियाणा जीके के अब हम 25% करने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां से मिलने वाला है। काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको यहां से मिलेगा नॉलेज हब से। ठीक है, प्रश्न नंबर 76 से, और अब यहां से अब हमारी शुरू होती है हरियाणा जीके। अब आगे हम जो भी प्रश्न करेंगे, वो सारे जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे हरियाणा जीके के। लगातार अब हम 25 प्रश्न करेंगे जो हरियाणा जीके से संबंधित है। ठीक है, जो हरियाणा जीके से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 76 हरियाणा जीके का पहला प्रश्न दिया है, जो हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य का भाग था। किस मौर्य राज्य का भाग था। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर ये सभी। पहली बात तो क्या है कि ये तीनों के तीनों जो है ये मौर्य साम्राज्य के राज्य हैं। बिंदुसार ने स्थापना करी थी। ठीक है, तो हरियाणा जो है किसका भाग था, किस मौर्य साम्राज्य का, ये तीनों के अंदर में रहा है, बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। हरियाणा किस मौर्य राजवंश का जो भाग था, तो वो था बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, तीनों के शासनकाल में था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 76 का। प्रश्न नंबर 73 है, हरियाणा में गणतांत्रिक व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है। ये देखो वंश दे रखे हैं, तो किस वंश को माना जाता है। ठीक है, हरियाणा के अंदर गणतांत्रिक व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है। सुंग वंश, मौर्य वंश, कर्ण वंश या सातवाहन वंश। देखो इनमें से सबसे पहली बात तो आपको उत्तर एलिमिनेट करना है। सुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, इन्होंने तो कभी हरियाणा पर शासन करा ही नहीं। इन तीनों का तो हरियाणा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो मुख्यतः कौन सा वंश था हरियाणा पे, मौर्य वंश, जो हमने प्रश्न नंबर 76 में पढ़ा ना, मौर्य वंश के ये रहा। मौर्य वंश के इन तीनों राजाओं ने भाग जो हरियाणा पर शासन किया था, तो इस मौर्य वंश ने ही हरियाणा में गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करी थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 77 का। अगला है प्रश्न नंबर 78। हरियाणा में सांवलिया मेव के नेतृत्व में मेव की सेना ने औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किस प्रकार का युद्ध या आक्रमण किया था। यानी कि जो मेवात के अंदर जो युद्ध हुआ था हरियाणा के अंदर, तो औरंगजेब ने किस प्रकार की जो शैली, जो युद्ध शैली थी वो प्रयोग करी थी। ठीक है, मेवों ने युद्ध करी, कौन सी सेना थी, वो थी गुरिल्ला। गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी इन्होंने, गोरिल्ला युद्ध नीति।
औरंगजेब और जो मेवात का जो युद्ध हुआ था मेवात के अंदर, ये हुआ था गोरिल्ला हमला। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 78 का। प्रश्न नंबर 79 दिया है, कांग्रेस की पहली सार्वजनिक बैठक 1886 में रोहतक में हुई थी। कांग्रेस की पहली सार्वजनिक बैठक 1886 में रोहतक में हुई थी। इसके मुख्य वक्ता कौन थे? इस बैठक के जो मेन स्पीकर थे वो कौन थे? किसने इस पार्टी की अध्यक्षता करी थी? लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हरियाणा में जो कांग्रेस के मुख्य कर्ता धर्ता थे वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1886 में रोहतक में जो मीटिंग हुई थी, इसमें ये मुख्य वक्ता थे। लाला लाजपत राय मुख्य वक्ता थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 79 का। प्रश्न नंबर 80 है कि मोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट किसके रूप हैं? यानी किस प्रकार की मिट्टी के रूप हैं? मोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी के ये रूप है? किस प्रकार की ये मिट्टी है ये बताना है आपको। भाई ये भारी मिट्टी है, हल्की मिट्टी है या फिर मध्यम प्रकार की मिट्टी है? ये किस प्रकार की मिट्टी है ये? तो ये जो मानी जाती है ये आती है मीडियम टाइप की मिट्टी, मीडियम सॉइल। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81, मिलान करना है। ये मिलान करना है, ये झील का नाम है और ये इनका एकड़ दे रखा, कितने क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। ठीक है, कितने क्षेत्र में ये फैली हुई है ये झील आपको बतानी है। कौन सी झील कितने क्षेत्र में फैली हुई है ये आपको इसके अंदर बताना है। सुल्तान झील, सुल्तानपुर झील, कोटला झील, खलीलपुर झील और चांदनी झील। इनका आपको अलग अलग एकड़ के हिसाब से जो एरिया दिया है वो आपको इसमें से बताना है किस झील का कितना है। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें भाई, अगर हम सुल्तानपुर की बात करें तो सुल्तानपुर कहाँ पर है? ये गुरुग्राम के अंदर। सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? ये गुड़गांव के अंदर है ये। ठीक है, कोटला झील की बात करें, कोटला झील ये कहाँ पर है? करनाल के अंदर भी है ये कोटला झील। खलीलपुर झील की बात करें तो खलीलपुर भी कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है। ठीक है, ये अलग अलग झील है। कर्ण झील है ये करनाल के अंदर है। अब इनमें से इनका एरिया पूछा गया है, एरिया के हिसाब से ये पूछे गए हैं। कोटला झील, कोटला करनाल नहीं, सॉरी गलत है, कोटला झील आएगा मेवात के अंदर। कोटला झील कहाँ है? ये है मेवात के अंदर, मेवात के अंदर है। सुल्तानपुर झील है गुड़गांव के अंदर। कर्ण झील है करनाल के अंदर, कौन सी है? कर्ण झील है करनाल के अंदर, ये आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें से इनका एरिया के हिसाब से पूछा है। ठीक है, एरिया पूछा भाई कितना एरिया है, किस लेक का कितना एरिया है। तो एरिया की बात करें, सुल्तानपुर झील की बात करें तो सुल्तानपुर झील का एरिया है लगभग 350 एकड़। तो इसमें देखो सुल्तानपुर झील का कितने एकड़ में है? ये है 353 से लेकर 380 एकड़ तक फैली हुई है ये सुल्तानपुर झील। ठीक है, उसके बाद कोटला झील की बात करिए है 108 एकड़ के अंदर। खलीलपुर झील ये सबसे बड़ी है 1500 एकड़ में और चांदनी झील है ये 988 एकड़ में फैली हुई है। क्या मिलेगा? 4 3 2 1, ये अरेंजमेंट इसमें दी गई है, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। प्रश्न नंबर 82 दिया है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। तो ये कहां पर है, किस किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? कुरुक्षेत्र, हिसार, पानीपत या गुड़गांव? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो ये कहां पर आएगा? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है ना उसके आसपास है कुरुक्षेत्र वन्य जीव, जो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए रिच बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 83 है, हरियाणा में हल्दी का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? हरियाणा में हल्दी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र या सभी? तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में होती है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 83 का। प्रश्न नंबर 84 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कैथल में है? कैथल के अंदर इनमें से कौन सा उद्योग है, यानी कि कौन सा उद्योग है जो कैथल के अंदर है? तेल संशोधन, ऑयल रिफाइनरी भी है, पेंट इंडस्ट्री भी है और ट्यूबवेल भी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का।
क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे उद्योग हैं जो कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ अबोव। प्रश्न नंबर 85 दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन बचाए। जो भी स्टेटमेंट दे रखी है 1 2 3 4, इनमें से बताने कौन सी सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, ये बताना आपको इनमें से कौन सी कथन सही है कौन सा गलत है। पहला कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 25 जनवरी 2016 को गुड़गांव में की गई थी, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 2016 को गुड़गांव के अंदर। कहाँ की गई थी? गुड़गांव के अंदर। उसके बाद आगे है दूसरा, हरियाणा की मोरनी और अरावली पहाड़ियों में पवन ऊर्जा का प्रचुर भंडार है। देखो एरिया है, हिली एरिया है, तो यहाँ पर पवन ऊर्जा के प्रचुर भंडार है मोरनी की पहाड़ियों के साथ। हरियाणा में पंचकुला, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ में मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। भाई जो ये पवन ऊर्जा जो बनाई गई थी इसके लिए मॉनिटरिंग क्षेत्र है पंचकुला, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ के अंदर। फसल अवशेष जलाने से उत्पन्न होने वाली समस्या से निपटने के लिए जैव ऊर्जा नीति 2018 बनाई गई है, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 चारों के चारों स्टेटमेंट इसमें सही दी गई है। चारों ही स्टेटमेंट इसके अंदर सही दी गई है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 सारी स्टेटमेंट इसके अंदर सही दी गई है। प्रश्न नंबर 86 है कि हरियाणा में कितनी हवाई पट्टी है। तो 2020-21 का डाटा है, हालांकि 5 ही हवाई पट्टियां हैं। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का, हमें 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है आगे। प्रश्न नंबर 87 दिया है कि हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर का कार्यकाल कितने दिनों का था। देखो पहले जो गवर्नर थे हरियाणा के धर्मवीर, इनका कार्यकाल कितने महीने का था, कितने दिन का था, ये हमें बताना है। इसका कब से कब तक ये हरियाणा के गवर्नर बने थे। हरियाणा के पहले गवर्नर बने थे ये श्री धर्मवीर। सीएम कौन थे उस समय? भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, इनका टेन्योर कब था? ये बने थे 1 नवंबर 1966 को, और कब तक? 14 सितंबर 1967 तक। 1966 नवंबर से लेकर सितंबर 1967 तक, यानी कि लगभग कितने महीने का? 10 महीने का इनका कार्यकाल था। हरियाणा के जो पहले गवर्नर थे, राज्यपाल थे श्री धर्मवीर, उनका कार्यकाल लगभग 10 महीने का था, 1 नवंबर 1966 से लेकर 1967 सितंबर तक। ठीक है, फिलहाल कौन है हरियाणा के गवर्नर? वो है असीम कुमार घोष। असीम कुमार घोष ये नए हैं, बंडारू दत्तात्रेय की जगह इनको नया हरियाणा का गवर्नर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 88 दिया है कि हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग को वैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया था। HSSC जो है हमारी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन एम्प्लॉयज कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया था? 2002, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है उसमें आपको बताना है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आएगा, एम्प्लॉयज नहीं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये एक्ट आया था 2004 के अंदर। कब का अधिनियम है ये? 2004 का अधिनियम है ये। ठीक है, और वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 2004 का जो एक्ट है उसके तहत ये बना था, 2004 के एक्ट के तहत। प्रश्न नंबर 88 का ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2004। प्रश्न नंबर 89 है कि हरियाणा में ग्रामीण विकास की तीव्रता, पारदर्शिता और गुणवत्ता में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया है। हरियाणा में ग्रामीण विकास की तीव्रता, पारदर्शिता और गुणवत्ता में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन किया गया है? ग्राम समिति, ग्रामीण स्वच्छता समिति, ग्राम विकास समिति, ग्राम समन्वय समिति। ग्रामीण क्षेत्र में विकास की तीव्रता, पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिए सबसे पहले जो कमेटी बनाई गई थी वो बनाई गई थी दिशा कमेटी। ग्रामीण विकास समिति तो ठीक है इसका आंसर, ठीक है, लेकिन एक कमेटी बनाई गई थी दिशा कमेटी, DISHA, ये भी ध्यान रखना, स्टेट लेवल दिशा कमेटी बनाई गई थी। डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल हरियाणा, दिशा कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, इसका जो मेन आंसर हो जाएगा वो आएगा ऑप्शन सी, ग्राम विकास समिति का गठन किया गया था।
प्रश्न नंबर 90 दिया है कि हरियाणा सरकार ने 2015 में घोषणा की थी, वह किस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा। 2015 के अंदर घोषणा करी थी, तो उस समय किसकी घोषणा हुई थी? गुड़गाम की हुई थी, गुरुग्राम की हुई थी ये। ठीक है। प्रश्न नंबर 91 है, गुरु तेग बहादुर सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? गुरु तेग बहादुर सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? ये अलग अलग महीने दे रखे हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैसाखी है। तो इनका देखो, गुरु तेग बहादुर सिंह की इनकी जयंती मनाई जाती है नवंबर के अंदर, 24 नवंबर के अंदर। ठीक है, शहीदी दिवस के रूप में इसको बनाते हैं हम। मतलब हम नहीं मनाते, मतलब पंजाब के अंदर जो सिख समुदाय है उसके अंदर ये मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर सिंह का बलिदान दिवस। अब ये कौन से महीने के अंदर मनाया जाता है ये बताओ? नवंबर के अंदर कौन सा महीना होता है? मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष महीना। ठीक है, 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होता है, मार्गशीर्ष महीने के अंदर आता है ये। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सिखों के कौन से गुरु थे ये? 9वें नंबर के थे गुरु तेग बहादुर। प्रश्न नंबर 92 है कि हरियाणा की महिलाएं सोने से बनी पुरली कहाँ पहनती है? पुरली पहले तो किससे बने है ये? सोने से। कहाँ पहनती है ये? नाक में, नाक में, कान में। प्रश्न नंबर 93 है, शेख तैयब का गुंबद कहाँ पर है? शेख तैयब का गुंबद कहाँ पर है? करनाल, कैथल, पानीपत या जिंद? शेख तैयब का जो मकबरा है, कहने का मतलब ये है, गुंबद नहीं मकबरा आएगा उसकी। करनाल, कैथल, पानीपत या जिंद? तो ये कहां पर है? ये है कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। शेख तैयब की मजार कहां पर है? ये कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 दिया है, जल महल का निर्माण कब हुआ था? जल महल का निर्माण कब हुआ था? जल महल पहले तो बताओ है कहां पर? तो जल महल कहां पर है? ये नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। इसका निर्माण कब हुआ था? 1699 के अंदर, महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया, पहले तो बात ये है। तो जल महल का प्राथमिक जो निर्माण है वो किसने कराया था फिर? देखो, जल महल का जो एक्चुअल निर्माण हुआ था वो था 1699 के अंदर, जो जयपुर के अंदर है एक, और एक है नारनौल के अंदर। तो ये हम हरियाणा जी की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो जल महल जो है हरियाणा के अंदर, जो नारनौल के अंदर है, इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो ये करवाया गया था 1591 के अंदर। 1591 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 का किसने करवाया था 1591 में जल महल का निर्माण? ये करवाया था शाह कुली खान ने। शाह कुली खान ने 1591 में नारनौल के अंदर जल महल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 94 का। प्रश्न नंबर 95 है कि हरियाणा में नवग्रह कुंड कहाँ है? नवग्रह कुंड कहाँ है? तो सभी को पता नवग्रह कुंड कहाँ पर है? कैथल के अंदर। नवग्रह कुंड कहाँ पर है? कैथल के अंदर। प्रश्न नंबर 96 दिया है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 3 सही है, 1 गलत है। तो हमें इसमें हमने ये बताना है कि गलत कौन सा है, वो बताना है। 3 सही है। तो पहला देखो, पंडित हरियाणा वैभव संस्कृत खंड काव्य के रचयिता राधा कृष्ण शास्त्री है। पंडित राधा कृष्ण शास्त्री है, इन्होंने लिखी थी हरियाणा वैभव संस्कृत खंड काव्य, सही है ये। डॉक्टर शंकरलाल सारस्वत, इन्होंने पुस्तक लिखी थी युग भारती। युग भारती खंड काव्य के लेखक है डॉक्टर शंकरलाल सारस्वत, ये भी सही है। तीसरा है कि आचार्य भगवान देव की प्रमुख रचना है देवचरित महाभाष्यम, ये भी सही है। देवचरित महाभाष्यम किसने लिखी थी? आचार्य भगवान देव ने। अमरसेन चरित संस्कृत महाकाव्य के रचना बनारसी दास है, ये गलत है। ऑप्शन डी वाली जो स्टेटमेंट दी है ये गलत दी गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 देखो, 1981 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को कहां स्थानांतरित किया गया था? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देखो जब सबसे पहले बना था तो ये कहां बनाया गया था? ये बनाया गया था पंचकुला के अंदर। कहां बनाया गया था? ये पंचकुला के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर।
चंडीगढ़ के अंदर था ये। इसके बाद 1981 में इसको कहाँ भेज दिया गया था? भिवानी के अंदर, जिसको हम वर्तमान में भिवानी बोर्ड बोलते हैं। इसको चंडीगढ़ में कब बनाया गया था? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को इसको बनाया गया था 1969 के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। और 1981 के अंदर इसको कहाँ स्थापित कर दिया गया था? भिवानी के अंदर। वर्तमान में इसका हेड ऑफिस कहाँ है? ये भिवानी के अंदर ही है, ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का, ठीक है। प्रश्न नंबर 98 है कि गीता फोगाट का जन्म किस जिले में हुआ था? गीता फोगाट, बबीता फोगाट, जो फोगाट बहनें हैं, तो इनका जन्म हुआ था चरखी दादरी के अंदर। भिवानी, चरखी दादरी, दादरी हो तो दादरी लगाना आपको निशान। प्रश्न नंबर 99 है, महिपाल ने हांसी और थानेसर सहित बड़े क्षेत्र पर कब्जा कब किया? महिपाल जो पाल वंश का शासक था, इन्होंने हांसी और थानेसर पर कब शासन किया, मतलब कब कब्जा किया था इन्होंने? 1040, 1060, 1043 या फिर 1105? महिपाल ने थानेसर और हांसी पर कब मतलब अपना कब्जा करा था? लगभग तो देखे तो इन्होंने करा था 1105 के अंदर। कब करा था? 1105 के अंदर करा था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 है, जो आखिरी प्रश्न है, ठीक है भाई, इसका आंसर गलत है, इसका ऑप्शन बी आएगा 1043 के अंदर। प्रश्न नंबर 99 का उत्तर जो आएगा, महिपाल ने जो शासन करा था, ये करा था इन्होंने 1043 के अंदर। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। हांसी और थानेसर पर कब्जा कब करा था? 1043 के अंदर। प्रश्न नंबर 100 आखिरी प्रश्न है कि मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना कब आरंभ की गई थी हरियाणा के अंदर? मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना कब मतलब करी गई थी हरियाणा के अंदर? तो ये की गई थी अक्टूबर 2015 के अंदर, 2015 के अंदर, ठीक है, 2015 के अंदर ये की गई थी, अक्टूबर 2015 के अंदर। तो ये सारे हमारे 100% थे। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पूरा हुआ। हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम का जो टेस्ट सीरीज हमने करने लग रहे हैं, उसमें 8वें नंबर का प्रैक्टिस सेट आज हमने कंप्लीट कर लिया है। 100 के 100% का हमने डिटेल में सॉल्यूशन देखा है 1 बाय 1 करके। और ये जो टेस्ट सीरीज है, ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा दी गई है। ये उनके हेल्पलाइन नंबर है, आप कोर्स वगैरह की जानकारी के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा। हरियाणा डी ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हमारा पूरा हो चुका है। अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के साथ मिलेंगे। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।